थैंक यू फॉर चूजिंग पाठक एकेडमी फॉर योर इम्प्रूवमेंट। आज हम इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। अगर तुम्हारी एज 12 से 16 है तो ये कोर्स तुम्हारे लिए आइडियल है। वो चीज़ जानेंगे इस कोर्स में जो एक बिगिनर को हेल्प कर सकती है स्टेप बाय स्टेप, कि आप अपना क्रिकेट करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो और टेक्निकली कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे फिर वो रनअप की बात हो, चाहे वो आर्म स्पीड की बात हो, कैसे आप वार्म अप करेंगे, कैसे आप ब्रेस लेग, बैक फुट, नॉन बॉलिंग आर्म्स और इन सभी तमाम चीज़ों पे आप कैसे एग्जैक्टली एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हो। इस वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना होगा अगर आपको सब कुछ सीख के जाना है। सीखने के लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने ये कोर्स परचेज़ किया है, काम यहीं ख़त्म नहीं होता। अब नेक्स्ट टास्क जो चालू होता है, अपनी अटेंशन को बचा कर रखना और हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप नोट करना। तो एक नोटपैड ज़रूर निकाल लो, मैं आपको उसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10 सेकंड तक ये टाइमर चलेगा और 10 सेकंड के बाद आपका पहला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि अपना क्रिकेट करियर स्टेप बाय स्टेप कैसे हम प्लान कर सकते हैं। अगर तुम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है। प्रैक्टिस करने से कोई भी क्रिकेटर नहीं बनता है, एग्जैक्ट रोड मैप पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करके आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। और ये मुझे कैसे पता चला, सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो आपने खुद कुछ क्यों नहीं किया। देखिए, मुझे ये पता है कि मैंने गलतियां कौन कौन सी की हैं और वो गलतियां आपको मैं करने से रोकना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे जितने भी प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं होते हैं वो कौन सी गलतियाँ करते हैं और ऐसा क्या क्या वो करते हैं जिनसे उनके सिलेक्शंस हुए। आप मेरे साइड में अब एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे नाम देख रहे हैं। ये प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट होके काम कर रहे हैं हमारे साथ। ये क्या ऐसा करते हैं जिनसे ये सेलेक्ट हो जाते हैं, किन से उनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है। आज इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपने करियर में, अपने क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आपको ये वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें पता लगाना है कि हमारा रोड मैप कैसा दिखना चाहिए, हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, तो बचपन में ही अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है या कोई बच्चा पेरेंट को वीडियो दिखा रहा है, देखो सबसे पहले आपकी एज क्या है ये पता लगाओ। मैं मान के चलता हूँ मेरी ऑडियंस 12 साल से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो 12 से 14 के बच्चों को क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में एक पेरेंट को, एक बच्चे को ये पता लगाना है कि उसकी स्किल क्या है। आप सभी जानते हैं कि मैं फास्ट बॉलिंग सिखाता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ फास्ट बॉलिंग से सब कुछ हो जाना है? नहीं, बाकी स्किल्स भी आपको सीखनी होगी। लेकिन एक स्किल आपको पता लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो अगर आप इस एज में पता लगा लो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर लोग 20-20, 25-25 साल के हो जाते हैं और यही फिगर आउट नहीं कर पाते लाइफ में उनको करना क्या है। बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, ऑलराउंडर बनना है, करना क्या है। जब उनकी स्पीड नहीं बढ़ती है तो वो मीडियम पेसर बन के एक बैटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी उलझन में वो सब अपना क्रिकेट ख़त्म कर देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि जी सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट नहीं किया, कोचेस ने बढ़िया नहीं सिखाया। अनफॉर्चुनेटली गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को सभी को शेयर करना है, स्पेशली उन पेरेंट्स को डाउनलोड करके रखना है जिनको क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। अगर आप छोटे हैं, 12 से 14 साल की एज में या फिर यंगर एज में, आप अपनी स्किल पता लगा लो एक और उसको टाइम दो। और जितनी भी की बॉडी मूवमेंट्स हैं, बैलेंसिंग है, ये सारी चीज़ें, और गेम्स खेलो। इस एज में एक स्किल पता लगाने के बाद आपको सारे गेम्स खेलने हैं, कोऑर्डिनेशन सीखना है कि एक्सरसाइजेस में कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप करते हैं, आप टीम गेम को कैसे और बेहतर खेल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक सीखते रहनी है। इस एज में सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स और बच्चे ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। या तो वो बैक टू बैक मैचेस ही खेलते रहेंगे या फिर कोचेस को प्रेशर डालेंगे कि जी आप ये अच्छा करके दो, इसके ड्राइव, इसकी ये एक्शन। अगर आप इतनी ज़्यादा यंग एज में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली आप इंजर्ड हो जाओगे। और ये मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। इस वीडियो में नहीं तो आपको मैं अपने एडिटर को बोलूँगा कि कोई ना कोई क्लिप लगा दें। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मुझे दिखाई देती है कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन जितने भी पेरेंट्स के बच्चे इतने छोटे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करा रहे हो ना अपने बच्चे को,
तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मत कराओ कि जी चला जा यार, हो जाएगा तेरा कुछ ना कुछ, प्रैक्टिस पर चला जा। ऐसे नहीं होता है। आपको गोल के साथ, प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है कि आज क्या करोगे जाके। कोच से बात कर लो, नहीं है तो वीकली बात कर लो। अगर बात करोगे तो सब ऑब्लिगेटेड फील करेंगे, सबकी हवा ख़राब रहेगी, सब मेहनत करेंगे। आपके इस एक्शन से एकेडमी वाले भी आप पे फोकस करना चालू कर देंगे, या हल्के हैं तो उनके रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा वो आपके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। सो सिर्फ आप अगर बातचीत बढ़ा दोगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट ज़रूर देगा। या बच्चों, अगर आप ग्राउंड पर जा रहे हो तो आपको प्लानिंग के साथ जाना है, रिगार्डलेस ऑफ सर क्या करा रहे हैं, आपकी खुद की एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों की गलती मत करना। नेक्स्ट जो मुझे पर्सनली फील होता है, और आप में से बहुत लोग जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है वो समझेंगे इस चीज़ को, कि करियर और हॉबी में फ़र्क होता है। क्रिकेट कांट बी और हॉबी, है ना। और हॉबी से करियर बन जाना ये बहुत कम देखा गया है। आई अंडरस्टैंड हॉबी में इंटरेस्ट होता है और आप उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, बट करियर इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। करियर में प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे प्लानिंग नहीं करते ना, वो अपनी हॉबी पूरी कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं। ये बहुत बोल्ड टर्म है, लेकिन ये ही हो रहा है। खुद से दिल से पूछो, इस वीडियो से पहले इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी थी कि आप करियर पे फोकस कर रहे हो या एक अपनी हॉबी को आगे बढ़ा रहे हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, करियर दूसरी तरीके से प्लान होता है। अगेन सबसे बड़ी गलती एक और जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलना है। जी, आपको मेरी बातें समझ में तब आएंगी जब आप पढ़ाई कर रहे हो। एक स्मार्ट बच्चा बातों को जल्दी समझता है, ये मैं अपने पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट फेज़, जो कि होता है 14 से 16 तक का फेज़। ये फेज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब से वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया है, सारे पेरेंट्स को लगता है कि दिस इज़ द राइट एज टू प्ले एट द बिगेस्ट लेवल। कुछ केसेस में मुझे भी ऐसा लगता है कि जितनी यंग एज में आप खेल जाओगे आप पीक तक पहुंच सकते हो, बट हर बार ये सच नहीं है, क्योंकि ये इस फेज़ में आप अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट और फाइन ट्यून करके परफॉर्मेंस देना चालू करोगे। 14 से 16 साल की एज में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस भी देनी है, उन परफॉर्मेंस को और बेहतर कैसे कर सकते हो उन टेक्निक्स को भी डेवलप करना है, और वॉल्यूम क्रिएट करनी है, मैचेस की ट्रेनिंग की, राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को कोई कोच इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। आप बेटा, आप खुद के खुद कोच हैं। आपको अपनी गलती पता है, कोचेज़ ने अगर सोल्यूशन बता दिया है, या फिर आपको अपने लेवल पे अगर कोई सोल्यूशन पता है, आप उस पर काम करो। 10 लोग आपको कभी प्लेयर नहीं बना सकते। और जब आप काम करते हो ना, लाइक माइंडेड लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आप सक्सेसफुल होकर रहते हो। तो ब्लेम गेम वही खेलता है जो खुद पे ध्यान नहीं देता। पर्सनल कोच का बहुत ज़्यादा हुआ है। पर्सनल कोच आप खुद के खुद होते हैं। पर्सनल कोच, आप अगर जब इस टर्म को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। हम लोग, मैं भी कोचिंग देता हूँ, मैं सिर्फ गाइड करना पसंद करता हूँ, ऑब्जर्व करना पसंद करता हूँ। मैं किसी को भी खड़े होकर प्लेयर नहीं बना सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेल्प चाहता है कि मैं उसके पूरे सेशन को ऑब्जर्व करूं, आई वुड लव टू डू दैट। सो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे देखने को। अब बात आती है कि जब आप इस फेज़ में हैं या फिर इस फेज़ से निकलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ट्रायल्स और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायल्स देते हैं। कई बार आप सेलेक्ट होंगे, कई बार नहीं होंगे, और जब सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप ब्लेम गेम ना खेल के आप कोशिश करें कि अपने गेम को बहुत अच्छा ले जाए। सो ब्लेम गेम और आपका एक्चुअल गेम ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम। ये याद रखना। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई कोचेस आपको चीट करेंगे, कई एकेडमीज़ आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी क्योंकि उनके घर चल रहे हैं। आपको यहीं पे अपनी स्मार्टनेस यूज़ करनी है और देखना है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो। नहीं है तो आप कमेंट में बताओ, हो सकता है मेरी टीम का कोई बंदा आपका कमेंट पढ़ के मुझ तक पहुँचा दे। सो कमेंट करने से लिटरली आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये बोलता हूँ कि सक्सेस का कोई मैजिक फार्मूला है ही नहीं। 10वीं क्लास कैसे पास होनी है उसकी एक बुक है, ठीक है। ये एक बुक है, इसको आप ख़त्म करके इस बुक को सीख सकते हो। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप कुछ भी हासिल कर लेंगे, एकदम इतना इतना कर लो आप हासिल कर लोगे। बीसीसीआई फेल हो चुकी है इसमें, एनसीए फेल हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता। दे आर ऑलरेडी मेकिंग दम, ऑलरेडी जो बने बनाए प्लेयर हैं उनका वो क्रेडिट लेके आगे बढ़ाते रहते हैं। इट्स गुड, बट मुझे एक बार बताओ, जो प्लेयर रेडी नहीं है उसके लिए कोई रोड मैप है? नहीं है।
और ऐसे में आपको गलतियां कम से कम करनी है। मैंने इस वीडियो को स्टार्ट भी इसी पॉइंट से किया था। जितनी गलतियां कम करोगे आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। दूसरी चीज़, आपको ट्रायल्स एक नहीं देना, बहुत सारे ट्रायल्स अप्रोच करो, छोटे छोटे या बड़े बड़े, बट स्कैम्स में मत फंसना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल वो जहाँ से आपको फीडबैक मिले। मैं भी ट्रायल लेता हूँ, इवन मेरे अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए भी ट्रायल होता है। उससे एक तो कल्चर डेवलप होता है, बच्चे का कॉम्पिटिटिव कल्चर डेवलप होता है। दूसरा, आपको एक फीडबैक लूप में रखा जाता है कि देख भाई तेरा ये खराब है, इसको ऐसे ठीक कर ले, और अगर तुम मेरे साथ करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऐसे ही जब आप किसी और ट्रायल को भी अप्रोच करें, वहाँ पे आप फीडबैक लेके ज़रूर आएँ। दूसरा, जितने ज़्यादा ट्रायल दोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं अगर फास्ट बॉलिंग्स की बात करूँ, फास्ट बॉलिंग में बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। आपके रेड बुल्स के ट्रायल होते हैं, पंजाब किंग्स 11 के अभी हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, नेट बॉलर्स के। आपके बीसीसीआई भी कई बार नेट बॉलर्स के ट्रायल्स निकालती है, और आपके स्टेट ट्रायल्स तो होते ही हैं, लीग्स होती हैं अलग अलग, हर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं। आप ये याद रखना, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे आप पैसा 100% कमा लोगे, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को मैं ख़त्म सिर्फ एक पॉइंट से करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर सो मच पैशनेट, बट अगर तुमने फोकस होकर क्रिकेट खेली ना तो वंडर्स हो जाएंगे 1-2 साल में। नाउ अब आपने जान लिया कि आपका क्रिकेट करियर कैसे स्टार्ट होगा। अब जानेंगे कि आपको कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट यूज करने होंगे जिनसे आप एक बेहतर फास्ट बॉलर, बेहतर क्रिकेटर बन के निकलेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो मैं 1.5 साल तक तो यही पता नहीं लगा पाया था कि मुझे इस क्वालिटी के सॉक्स पहनने चाहिए और शूज़ कौन से पहनने चाहिए। जब मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हुआ और बहुत सारी इंजरीज चालू हुई, तब जाके मुझे पता लगाना पड़ा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो आपको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। आप उन हर चीज़ में इन्वेस्ट करना जो चीज़ें मैंने इग्नोर करी हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होने वाला है। अगर आपने सही टाइम पे सही चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया तो आप अपने करियर में एक गेम चेंजिंग मूव लाएंगे, और ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपकी बॉलिंग की स्पीड, आप एज अ प्लेयर और आपकी ओवरऑल क्रिकेट परफॉर्मेंस सब कुछ इंप्रूव होगा। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित पाठक, और आज हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए एज अ फास्ट बॉलर, जो कि मैंने इग्नोर की थी। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इतना अलग स्टैंड आउट कैसे करते हैं, कैसे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट सबसे कम समय में देते हैं, और आप लोग ये देख के सरप्राइज हो जाते हो कि वो इतनी जल्दी फिट कैसे हो रहे हैं, इतनी जल्दी खुद की स्पीड को कैसे बढ़ा ले रहे हैं। सो इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपको सीक्रेट जानने हैं उसके पहले आपको माइंड मेकअप करना होगा। आज से ही आपको नोट्स बनाने चालू करने होंगे। आप अपना पेन पेपर खोलिए और लिखना शुरू करिए वो सभी मेजर इक्विपमेंट्स जो आपके पास होना मस्ट है। एक नॉर्मल प्लेयर में और एक टॉप नॉच एथलीट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो ज़रूरी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जो मस्ट है, उससे उसका समय और इंजरी दोनों बचती हैं। अगर आपने अपनी इंजरी प्रिवेंशन पे और वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम कर लिया तो आप एक अलग ही रेस में निकल जाएंगे। आपको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि आपके पास वो सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इक्विपमेंट नंबर 1, आपके पास बेस्ट क्वालिटी के शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा एडी पावर NH6। नंबर 2, आपके पास जितने भी टाइप के बैंड्स होते हैं, फायर बैंड, डोप बैंड, रेजिस्टेंस बैंड, बंजी बैंड, जितने भी बैंड्स आप रख सकते हैं अपने पास फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपकी बॉलिंग में। बैंड्स की इंपॉर्टेंस आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगी। अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो करोगे तो इन बैंड्स का क्या यूज़ होने वाला है, क्या एक्सरसाइजेस और क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं, ये आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर पता चलेगा। तो ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। नंबर 3, मेट बॉल्स। मेट बॉल्स आपको हेल्प करेंगी आपकी बॉडी को ओवरलोड करने में, आपके पूरे एक्शन और पर्टिकुलर मसल्स को ओवरलोड करने में। अगर आप मेट बॉल्स को रखेंगे तो आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 4, वेटेड बॉल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक टॉप नॉच फास्ट बॉलर बनना है, वेटेड बॉल में इन्वेस्ट करना मस्ट हो जाता है, तो डू इन्वेस्ट इन वेटेड बॉल्स। नेक्स्ट जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है फोम रोलर। अगर आप फोम रोलर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कूल डाउन में, आपकी रिकवरी और एक्टिवेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। ये एक गेम चेंजर मूव होगा अगर आप एक अच्छे फोम रोलर में इन्वेस्ट करते हो। आई विल सजेस्ट डिकैथलॉन से आप फोम रोलर खरीद सकते हो। इन सबसे इफेक्टिव और मैंडेटरी चीज़, इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की एब्डोमिनल टाइट्स, ये सपोर्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके एब्डोमिनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। आपको जो फास्ट बॉलिंग या फिर वर्कआउट करते वक्त जो इंजरीज हो सकती हैं, उन इंजरीज से आपको काफ़ी प्रिवेंट करेगा। सो आप इन चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करो। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स होंगे जो भी हमने अभी डिस्कस किए ना।
अब हम वार्म अप कैसे कर सकते हैं और वार्म अप में जो होने वाली गलतियां हैं और उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आपको मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट पैड पे नोट करते रहनी है। अगर कोई डाउट है वो भी आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये डाउट की लिस्ट बहुत बड़ी होती जाएगी अगर आप सही से इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो अब जानेंगे कि हम वार्म अप को कैसे बेहतर कर सकते हैं और एग्जैक्ट वार्म अप आपको कैसे करना होता है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे वार्म अप, और ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। स्क्रीन पे जितने भी आप वीडियोस और फोटोज देख रहे हो, ये जितने भी इंप्रूवमेंट्स आप देख रहे हो, आप सरप्राइज हो जाओगे। मैंने सिर्फ इनको राइट वार्म अप करने का तरीका बताया और इन्होंने ये रिजल्ट्स दिए मुझे। सो हाउ कैन यू गेट दीज रिजल्ट्स एट होम, अपने घर पे या फिर अपनी लोकल एकेडमी में? यही रिजल्ट आप कैसे पा सकते हो? सिर्फ वार्म अप करके। अच्छा वार्म अप आपकी बॉडी, आपकी बॉलिंग और आपकी ओवरऑल करियर की लाइफ को डबल कर देगा। ट्रस्ट मी, अगर आप सही वार्म अप करते हो तो आप अगर 5 ओवर डालते हो तो 6, 7, 8 ओवर भी डाल सकते हो। अगर आप सही वार्म अप नहीं करोगे तो अगर 5 ओवर का भी कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप 2 ओवर में ही आपकी मसल स्टिफनेस या फिर मसल पुल हो जाएगा। ऐसा 99% लोगों के साथ होता है। या तो उन्हें फील नहीं आती, या बिल्कुल डेड हो जाते हैं वो, या वो करियर एंडिंग इंजरी लेके बैठ जाते हैं। राइट वार्म अप स्टार्ट होता है हमेशा बॉडी को एक्टिवेट करके। ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप भागने वाले हो, जॉग करने वाले हो, जो भी आपको करना है, जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, आपको अपनी बॉडी को जगाना होगा। सिर्फ आंखें खुली हैं, दिमाग चल रहा है, इससे आपकी बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी बॉडी को जगाना होगा। सपोज करो अगर आपको बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है, आपको इसको थंब करना पड़ेगा, यहाँ के मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि जी उठ जाओ, काम होने वाला है अब। सो इसी तरीके से अपनी पूरी बॉडी, सिंस यूर अ फास्ट बॉलर, आपकी पूरी बॉडी रोल में आने वाली है, तो पूरी बॉडी पे आप थंपिंग करेंगे। ये दिखने में जितना सिंपल लग रहा है या फिर जितना कैजुअल लग रहा है, ये उतना है नहीं दोस्त। ये बहुत बड़ा रियलिटी है। जो रिजल्ट मैंने पहले दिखाए थे, ट्रस्ट मी, मैंने ये सब प्रैक्टिकली अचीव करके दिखाया है अपने लड़कों के लिए, और आप भी ये कर सकते हैं। एक्टिवेट योर बॉडी एंड देन स्टार्ट जॉगिंग। अगर आप जॉग करोगे तो उससे आपका बेसिक हार्ट रेट है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो आप फॉलो अप में कर सकते हो वो है डायनेमिक स्ट्रेच, और वही करना चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेच आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डायनेमिक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। और स्टैटिक स्ट्रेच आपको कब करने होते हैं? स्टैटिक स्ट्रेच हमेशा कूल डाउन में परफॉर्म करने होते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेच में आप क्या क्या कर सकते हो? तो डायनेमिक वार्म अप में सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो अपने आर्म्स को स्विंग करना, दूसरा जंपिंग जैक्स, और बाकी चीज़ें आप इन वीडियोस में देख रहे हो। एग्जैक्ट सेम तरीके से करना। जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर फॉर्म नहीं आती सही से, या फिर आप कोशिश कर रहे हो या फिर अनबैलेंस्ड हो रहे हो, तो स्लो करो, लेकिन करो ज़रूर। अगर आप इन चीज़ों को सही से करोगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलाइन हो जाएगा जो आप एक्टिविटी करने वाले हो। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि डायनेमिक वार्म अप में बहुत सेफ एक्सरसाइजेस की जाती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स भी कर सकते हो। ये आप सो कॉल्ड जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बुक्स हैं उनमें भी देख सकते हो। जैसे कि पोगो जंप्स हो गई, लाइट प्लायो पुशअप्स हो गए, इनको भी कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया आपको। ये चीज़ें आपको इंजरी प्रिवेंशन से दूर रखती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करना है आपको। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप और हार्ट रेट को ऊपर जाने देने के बाद करना है। अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आप लिटरली इंजरी प्रिवेंशन में बहुत आगे पहुंच जाओगे। आप 10 प्लेयर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो टॉप 2 में ज़रूर आओगे। एक खेलने वाले में और ना खेलने वाले में 2 चीज़ों का फ़र्क है। खेलने वाला ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रोडक्टिव प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाता है। जो नहीं खेलने वाला है, एक तो प्रैक्टिस भी कम कर पाता है और प्रोडक्टिव भी नहीं रहता है वो। प्रोडक्टिव प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? जो पीछे की चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जितनी ज़्यादा इंजरी प्रिवेंशन पे आप ध्यान दोगे, उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे, उतनी ज़्यादा आप बॉलिंग कर पाओगे, और उतनी ही ज़्यादा सीखने का भी समय ऑब्वियसली तभी होगा आपके पास। को लगता है वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, इग्नोरिंग दिस, ऐसा नहीं होता। कितने दिन कर लोगे? 1 साल, 2 साल? बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे स्टिफ होने लगती है, और आप ये आगे जाके रियलाइज़ करोगे। मैं भी ऐसे ही सोचता था, जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे मेरे को इंजरीज आना चालू हुई। एक बात हमेशा याद रखना, वार्म अप नॉन नेगोशिएबल है, जॉगिंग नॉन नेगोशिएबल है, एक्टिवेशन ऑफ योर माइंड। आप इवन वार्म अप्स को भी विजुलाइज कर सकते हो। ये आज तक अनटच टॉपिक है, लेकिन वार्म अप भी विजुलाइज किया जा सकता है। आप करने क्या वाले हो, बॉलिंग में क्या एक्टिविटी करने वाले हो, पहले सोचो। इवन वार्म अप भी कैसे परफॉर्म करोगे, इससे लिटरली सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लीज डू फोकस ऑन दिस। अगर आपने सही से वार्म अप करना सीख लिया है और उसके नोट्स बना लिए हैं, अब जानेंगे आप अपनी बॉलिंग के फर्स्ट स्टेप को, जिसमें हम रनअप कवर करेंगे। रनअप को कैसे बेहतर कर सकते हो, रनअप को मेजर कैसे करना चाहिए, और रनअप में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या ड्रिल्स आप कर सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो तो ये कोर्स का सबसे बेस्ट पार्ट है।
आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर कोई डाउट रह जाए, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम कवर करेंगे रनअप और रनअप के सारे मॉड्यूल्स। तो आज हम सीखेंगे वो है कि अपने चलने का तरीका हमें सही करना पड़ेगा। देखो, कोई भी मशीन हम जब बनाते हैं, कोई भी कार बनाते हैं या बाइक बनाते हैं, उसकी ट्रजेक्टरी, उसका जो अलाइनमेंट है सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्हीकल के टायर का या फिर किसी भी पार्ट का अलाइनमेंट ख़राब हुआ तो आप उस गाड़ी को बैलेंस नहीं कर सकते हो। अभी तक समझोगे आप। तो जब भी आप चलते हो, आप भी एक मशीन का ही पार्ट हो। आप ये जो सिस्टम लेके कैरी अपनी बॉडी जो समझ रखी है आपने, ये बॉडी नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो इस मशीन को आप अलाइन करो। 99% लड़के, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, भैया मैं अलाइन नहीं था, मेरे पैर की डायरेक्शंस कुछ और हुआ करती थी पहले, मैं चलता किसी और तरीके से था। तो बॉडी स्ट्रक्चर ना कहीं आपका दिक्कत करता है, वो पेन देगा आपको, बैलेंस नहीं बनने देगा बॉलिंग में। सो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका अलाइनमेंट ख़राब है? सबसे पहले आपको गेट मैकेनिक्स का पता होना चाहिए, आपका चलना और स्टंटिंग मैकेनिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता, बट आपको एक आइडिया देता हूँ कि पैरों का जो डायरेक्शन है, आपके जो नीचे पंजे होते हैं, उनका डायरेक्शन एक लाइन में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। देयर आर एक्सेप्शंस। सोचो अगर वो भी सही कर लेते हैं बॉलर्स, वो कितना ज़्यादा तेज़ डाल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया जो आप बताते हो ये तो कई बॉलर्स का है ही नहीं। तो मैं ये उनसे हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप सोचो कि वो लोग ये इंप्रूव कर लेते हैं, उनकी स्पीड कहाँ जाती है? क्योंकि एक आइडियल चीज़ पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ये आइडियली ऐसा होना चाहिए। 100% कोई सही नहीं होता, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, रिजल्ट दे चुके हैं और बहुत ऊपर भी खेले हैं। सो जब हम सीधा नहीं चलेंगे तो सीधे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। कहने का मतलब आपकी बॉडी भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप चाहकर भी अपनी कोचेस की बातों को सुनेंगे, काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। सो खूब सारे ABCs करो। ABC ड्रिल्स को मैं बहुत एम्फोसाइज कर चुका हूँ, इसके ऊपर पहले भी रनअप के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, जाकर देखो। इसमें भी आपको रनअप के ऊपर, आपके चलने के ऊपर, आपके भागने की फॉर्म के ऊपर मैं कुछ ABC ड्रिल्स डाल रहा हूँ। स्क्रीन पे काफ़ी ABC ड्रिल्स आप देख रहे हो, ए स्किप, शॉर्ट हाई नीज, बी स्किप और बहुत सारी ABC ड्रिल्स आप देख रहे हो। इनको करो, इनके रैप और सेट भी लिख दे रहा हूँ। आपको इन्हें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका चलना सही नहीं होगा, भागना सही नहीं होगा, और जब ये सही नहीं होगा तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस चीज़ को सही करो, और जब आपका ये सही होने लगेगा, आपको ये मान ही लेना कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गया। आपको निरंतर रेगुलर इंटरवल्स में काम करना है। तो मोस्टली लड़के यही गलती करते हैं कि उन्होंने 10-5 दिन काम किया, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया और फिर वो रुक गए। यही गलती आपको नहीं करनी है। तो बीइंग अ प्रॉपर एलीट फास्ट बॉलर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रेगुलर अपने फॉल्ट्स को फीड करना होगा। ठीक है, जैसे अपने पेट को आप डेली भरते हो ना, ऐसे ही आपको अपने फॉल्ट जो हैं उनका पेट भरना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाओ कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ आपके फॉल्ट्स हैं। जिस फॉल्ट पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके चलने का तरीका, भागने का तरीका, उसमें क्या आपके पैरों की अलाइनमेंट खराब होती है, तो उसको एक लाइन में एक रस्सी बांध लो, उस पर सीधा सीधा चल के वॉक करो। इतनी सी चीज़ से आपका जो एनर्जी बॉलिंग में लीक होता है, स्पीड जहाँ पे कट जाती है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपकी जंप सीधी आना चालू हो जाएगी। कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि भैया मेरी जंप आउट होती है, वो जंप आउट होना बंद हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी बॉलिंग में 5 से 8 kmph का फ़र्क आएगा जब ये आप 100% तरीके से सही कर दोगे। समय कितना लगेगा जी? समय किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। देखो, मुझे पर्सनली बहुत साल लग गए थे इसे इंप्रूव करने में, क्योंकि एंकल्स का जो डोर्सी फ्लेक्शन होता है, एंकल्स की जो मूवमेंट होती है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको जल्दी पकड़ नहीं पाता है। बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे को पता है मेरा एज ग्रुप इतना टेक्निकल, मतलब जो मेरे बच्चे आप जो देख रहे हो इतने टेक्निकली साउंड नहीं हो, अगर कोई है तो उसको समझेगा। तो बच्चों, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जो एंकल्स की मूवमेंट है ना, हमारा सेंटर मतलब माइंड उसको इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाता है कि चल क्या रहा है नीचे, है ना। आपके हाथों की मूवमेंट आप जल्दी पकड़ लेते हो कि क्या गड़बड़ हो रही है, पता लगा लो। क्यों? आपके माइंड के सबसे पास जो मसल है वो है हाथ, कंधे, ये सब। एंकल सबसे नीचे हैं, इसलिए उनका पता भी नहीं चलता है। तो हमें माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए कई बार नंगे पैर ड्रिल्स करनी पड़ती है ना। कई बार हमें अलग अलग सरफेसेस पे ट्रेन करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा माइंड एक्टिवेट हो, समझे कि चल क्या रहा है भाई इसके साथ। दूसरा, आपको ये चीज़ सिर्फ चलने और भागने में नहीं सही करनी है। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब आप पैदल चलना और भागना सीख जाओगे तो आप इसको रनअप में भी फोकस करोगे। रनअप में ये नहीं कि रनअप में वो पुराना वाला आ रहा है, रनअप में भी आपको इसको पकाना है, खूब सारे रेपिटेशंस निकाल।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना मॉर्निंग सेशन अपने फॉल्ट्स के लिए रखो। और कई लोगों को लग रहा होगा कि यार उनकी बॉलिंग सही चल रही है, उनको लगता है उनकी आर्म स्पीड सही नहीं है या उनका नॉन बॉलिंग आर्म सही नहीं है। एक बार नीचे देखो जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले इवन कोई भी कदम बढ़ाते हो तो सबसे पहले जो ग्राउंड पर की चीज़ टच होती है वो होती है पैर, आपके एंकल्स, आपका फीट। पहली चीज़ अगर गलत है तो लास्ट अपने आप हमेशा ख़राब होगा। बॉलिंग में रनअप ख़राब है तो बॉलिंग अपने आप ख़राब होगी। तो स्टार्ट हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे कदम रखेंगे वैसे आपके आगे के रिजल्ट होंगे। बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही होगी लेकिन मैं इसको इतनी प्रायोरिटी देता हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। दिन रात यहाँ बच्चों को टोका जाता है कि बेटा चलना तो सीख लो। इसमें किसी को जज नहीं किया जाता कि आप चलते बेकार हो, क्योंकि कई बार ना हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट्स ये सभी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से ग्रो हो जाते हैं। आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि आप जब इसमें अच्छा करने लगो तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ महीनों में कोच को ज़रूर बुलाओ, चेक कराओ कि सर मैंने ना काम किया लगातार, देखो कि अब काफ़ी समय हो गया है, अब कैसा आ रहा है। और अगर उसके बाद भी रैंडम चेक्स में भी आप अगर पास हो जा रहे हो तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, 100% बहुत अच्छा करोगे। जितनी वैल्यू मैंने इस वीडियो में दिया ना, एक कोर्स बनाया मैंने आपके लिए, उस कोर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आई थिंक 500 रुपये की उसकी वैल्यू है, शायद एक छोटी सी वैल्यू रखी है। सीरियस क्लाइंट्स के लिए आई थिंक वो पिज़्ज़ा के बराबर है। मैं आपकी जगह होता मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूँ। जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये खर्चा नहीं है, ये मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसको देखो, उससे आप अपनी लाइफ की ना पूरी प्लानिंग कर पाओगे, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की पूरी प्लानिंग कर पाओगे। सो ये आपको सही करना है। अगर आपको जानना है कि आप अपने रनअप को कैसे सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने कभी भी रनअप में कंफर्टेबल फील नहीं किया है, आप हमेशा सफ़र करते हो कि मेरी स्पीड और बढ़ सकती है, बस रनअप में रिदम नहीं आ रहा है, आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस एज वालों को कैसे कैसे काम करना है। इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको कोई आंसर नहीं भी मिलता है ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके लिए फॉलो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एज़ यू ऑल नो मैं आपके कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में जुड़े रहें और मेरे साथ बने रहें। रनअप को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो आप अपना रनअप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपकी रनिंग पैटर्न्स, आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो में कई लड़के ऐसे देखेंगे जो भागते हुए स्टेबल ही नहीं है, जिनकी भागते हुए स्ट्राइड ही कंट्रोल नहीं है, वो कब कितनी स्ट्राइड से भाग रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता। और ऐसे में आपके लिए एक कोच होना ज़रूरी है जो आपको फीडबैक दे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उसको साथ में मिलके फिगर आउट करें। लेकिन इस वीडियो में आपकी मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इस फर्स्ट स्टेप पे ही वीक हो। आप अपनी रनिंग पैटर्न्स को सही नहीं करते हो, अपनी बॉडी को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सही नहीं करते हो। इसीलिए पुराने लोग बोलते थे कि आपकी ना टांगें बहुत तगड़ी होनी चाहिए, टांगों से ही होता है जो भी होता है, और कंधे से और टांग से। काफ़ी हद तक सही है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि आप बहुत ज़्यादा हील पे तो नहीं चलते हो, बहुत ज़्यादा पंजे पे तो नहीं चलते हो। आपको कोशिश करनी है कि आप एक रोलिंग मोमेंट, यानी आप बॉल ऑफ द फीट्स पे भागें, मिड फुट पे भागे तो आपका इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहेगा एंड देन वहाँ से आप रोल करेंगे। कई लोग अनफॉर्चुनेटली इस मोमेंट में भागते हैं, ऐसे हील ठोकेंगे पहले एंड देन दे रोल। दिस इज रॉन्ग। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका इम्पैक्ट पूरा पड़े एंड देन यू रोल। इस तरीके से आप रोलिंग पैटर्न को समझ पाएंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को अडाप्ट कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वंस यू विल फिगर आउट कि रोलिंग पैटर्न कैसे सॉल्व होता है, नेक्स्ट स्टेप है आपको रिदम क्रिएट करना है। देखिए इस रनअप पे कोई भी आके दौड़ के निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा नो बॉल्स होती रहेंगी, हमेशा आपकी स्पीड लीक होती रहेगी। सो मेक श्योर करना है कि आप अपना रिदम बिल्ड करें। अब रिदम कैसे बिल्ड होता है आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं बताता हूँ। रिदम बिल्ड होता है दौड़ने से। जैसे ही आपका रोलिंग मोमेंट फिगर आउट हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंटिंग करो। ज़्यादा बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप 500 स्प्रिंटिंग कर दो, आप हमेशा रेगुलर स्प्रिंटिंग करो। 10 से 12 स्ट्राइड आप डेली लगा सकते हो। इंटेंसिटी मैटर करती है, कई बार 70 लगानी है, कई बार 80 लगानी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिकवरी कैसी है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं मान के चलता हूं कि आप डेली स्प्रिंटर हैं, आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है और आपके फुट के इम्पैक्ट भी ठीक है। अब क्या करना है आपका, अभी भी अगर आपका रिदम खराब आ रहा है तो ये मेक श्योर करो कि आप रिदम को और ज़्यादा एम्फेसाइज दो। सो जितने भी ABC ड्रिल्स हैं उनको और ज़्यादा करने की कोशिश करो।
आप देखेंगे कि आपके रनअप में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। मैं अपने पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ और ये बता भी चुका हूँ कि ABC ड्रिल्स कैसे करते हैं। सो एक एक ड्रिल को आपको सीखना है और समझना है। ये ABC ड्रिल है, इसमें आप प्रॉपर पैटर्न को समझो और करने की कोशिश करो। दिस इज B स्किप, इसको भी देखो और बार बार ऑब्जर्व करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दिस इज C स्किप। अभी हम इन तीनों चीज़ों पे कमांड बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मास्टरी हासिल कर चुके हो इन तीनों पे, मैं आपके लिए आगे आने वाले फॉलो वीडियोस में एक एडवांस ABC ड्रिल का भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। वंस यू विल फिगर आउट कि जी मैंने सब कुछ सही कर लिया है लेकिन अभी भी मेरे को रनअप में दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, पाठक सर इज हियर। आपको करना क्या है, आपको अपने रनअप की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने रनअप की एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम बोलते हैं विकेट रन्स। आप विकेट पे आइए और अपने रनअप की प्रैक्टिस करना चालू करिए, आपकी बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए, एक्चुअल इवेंट में जो काम करना है उसका अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप हमेशा फेल होंगे। आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए प्रैक्टिस का, लेकिन आपको मैच खेलना पड़ेगा, ओपन नेट्स करने पड़ेंगे और बार बार अपने रनअप का अभ्यास करना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर उसके बावजूद आपको फील नहीं आ रही है तो दोस्त प्रॉब्लम है आपकी रिकवरी में, आपकी ओवर थिंकिंग करने की हैबिट में, और या आप किन लोगों के साथ किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अदरवाइज ये जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर आप इसको तगड़े तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कोई इंप्रूव होने से नहीं रोक सकता है। आज हम सीखेंगे कि आप अपना रनअप कैसे सेट कर सकते हो और सेटअप करने से पहले आपको क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या डायरेक्ट आपको रनअप मेजर कर लेना होता है, और क्या इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट है जिससे आप अपना रिदम और रनअप डेवलप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि हम नया वीडियो आपको जल्दी से जल्द दे पाएँ। सो रनअप को मेजर करने के लिए आपका स्ट्राइड पैटर्न एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। सो अगर आपको इतना पता है तो ये मान के चलो कि आपको खूब सारी रनिंग करनी होगी। अब ये प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो तरीके हैं जिनसे आपको एक रिदम और रनअप वाली फील जल्दी से जल्दी आए। नंबर 1, आपको टेम्पो रनिंग्स करनी है और बॉल डालनी है। कभी स्लो भागो, कभी तेज़ भागो और फिगर आउट करो और बॉल डालो। रनअप में रिदम कैसे बिल्ड हो सकता है, क्या वो शॉर्टकट है? सिंपल तरीका है, आप इनिशियली कोई भी एक मार्क लगा सकते हो और वहाँ से स्लो दौड़ना चालू करो एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग और बॉल डालो विदाउट टेकिंग टेंशन ऑफ नो बॉल। अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज़ करने लगोगे बैक टू बैक, आपका एक रनअप का फ्लो बनने लगेगा। तो दूसरा, इसके लिए कई सारी ड्रिल्स मैंने डेवलप की हुई हैं, पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है। नंबर 1 ड्रिल जो आप कर सकते हो वो है 10-20 ड्रिल, 10 स्टेप जॉग एंड 20 स्टेप स्प्रिंट। आप जब ये ड्रिल करना चालू करोगे तो आपको एक रियलिस्टिक फील मिलेगी आपके रनअप की, और जितनी ज़्यादा बॉलिंग करोगे आप उतना ही ज़्यादा आपका रनअप में फ़्लो आएगा। जितनी ज़्यादा स्प्रिंट मारोगे उतना ज़्यादा फ्लो आएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप अपने रनअप के रिदम और रनअप को सेटअप करने के लिए हमेशा कोशिश करो कि आप सेंटर विकेट्स के आसपास प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नेट्स में प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी अपना परफेक्ट रनअप सही ही नहीं कर पाओगे, आपको सेंटर विकेट पे आना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर कोई कमी रह जाती है तो आप खूब सारी ABC ड्रिल्स करो एंड फॉलोड बाय स्प्रिंट्स। जब आप इन सब का एक कॉम्बिनेशन सेट करोगे, आप देखोगे आपका रनअप अच्छा होने लगेगा। किसी के लिए रनअप में एकदम से तेज़ भागना हेल्प करता है, किसी के लिए स्लो होकर फिर तेज़ भागना हेल्प करता है, किसी के लिए एक जैसी पेस में भागना हेल्प करता है। ये आपको फिगर आउट करना है। ये सिर्फ एक ही तरीके से पता चलेगा, हिट एंड ट्रायल से। जितनी ज़्यादा आप बॉल डालोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप के बॉलर हैं। आपको मैं आज बताऊंगा अपने रनअप को इंप्रूव करने के 10 ऐसे तरीके जिनसे आपकी बॉलिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, आप विकेट भी ले पाएंगे और ओवरऑल आपका लुक भी अच्छा होगा, जिससे कि आपके ट्रायल में सेलेक्ट होने के चांसेस भी इंप्रूव होंगे। रनअप एक ऐसी चीज है जो आपका सारा करियर डिसाइड करेगी। रनअप अगर अच्छा नहीं है तो आपका एक्शन भी सफर करेगा। तो रनअप इज बेसिकली एक्शन एंड बॉलिंग इज योर रिएक्शन। सो रनअप अगर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैंने अपने इंस्टाग्राम के वीडियोज और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी ये चीज बताई है कि अगर रनअप कहीं भी
कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आपकी बॉलिंग पूरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपने रनअप को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं आज वो आपको बताऊंगा। सो पहली चीज़ है हार्नेस रन। आप जैसा भी भागते हैं उसको ओवरलोड करिए। अगर आप अपनी रनिंग को ओवरलोड करना शुरू करेंगे उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव अपने आप होना शुरू होंगी। आपके पैर ज़्यादा बेहतर खुलेंगे, आपको ग्राउंड पे लाइट फील होगा और इससे आपकी एंड्योरेंस और स्टेमिना दोनों इंप्रूव होगा। तो हार्नेस रनिंग को इंक्लूड करिए। ये कैसे करना है ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हार्नेस रनिंग में डिस्टेंस आप कम ही रखिएगा, 30 से 40 मीटर। जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाए मेक श्योर कि आप डिस्टेंस भी बढ़ाएं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 2, पैराशूट रनिंग। पैराशूट रनिंग भी आपके रनअप को ओवरलोड करेगी। पैराशूट रनिंग से आपको फर्क ये पड़ेगा कि आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। जब हवा ज्यादा चलती है मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब आप पैराशूट रनिंग करें और उससे आपके रनअप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। इसका रिजल्ट आपको आपकी परफॉर्मेंस में जरूर दिखेगा। और ये करना कैसे है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सेम स्टार्टिंग में डिस्टेंस 30 to 40 मीटर्स की रखिएगा, जैसे से स्ट्रेंथ बढ़े डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज 200 मीटर स्प्रिंट। इससे आपको आपके रनअप में बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप 200 मीटर की स्प्रिंट मारेंगे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कर्व में मारें। अगर आप सीधा मारेंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी इनिशियली। अगर आपको भागने की आदत नहीं है और आदत लगानी है और अपने रनअप को भी अच्छा करना है तो कर्व में भागो। एक नेचुरल मोमेंटम मिलेगा आपको एंड ये आपको अल्टीमेटली धीरे धीरे खुद ही एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी भागने की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, प्लस आपके रनअप में भी आपके पैर खुलना चालू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपकी 10-20 ड्रिल। ये हमने खुद ही डेवलप किया और हमारे क्लाइंट्स पे ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। आपको मैं आज बता दे रहा हूँ, बेसिकली लीक कर रहा हूँ। करना क्या है, आपको 10 स्टेप जॉग करना है और उसके तुरंत बाद 20 स्टेप स्प्रिंट करना है। इससे आपको एक मोमेंटम बिल्ड करने की आदत पड़ेगी आपके रनअप में। जब भी आप रनअप स्टार्ट करते हैं तो स्लो स्टार्ट करते हैं एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसकी आदत कैसे पड़ेगी, कोचेस बोलते रहते हैं कि ऐसे करो, लेकिन ये होगा कैसे, ये ड्रिल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10-20 ड्रिल वीडियो में ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। ये बहुत ज्यादा मैसिव चेंजेस आपकी बॉलिंग में लाएगी, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट इज रोप रन। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका है इंप्रूव करने का अपने रनअप को। अगर आपका रनअप जिग-जैग हो रहा है, अगर आप अपने रनअप में टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे हैं या फिर आपके जो पैर आउटवर्ड या इनवर्ड पॉइंट करते हैं, आप रोप रनिंग शुरू करो। वीडियो में देखो ध्यान से कि कैसे रोप रनिंग करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग चेंजेस मिलेंगे। आप इसको रेगुलरली कर सकते हैं। इंटेंसिटी 60 to 70% रखना। 100% इंटेंसिटी से अभी नहीं भागना है स्टार्टिंग में। और अगर रिजल्ट मिले तो कमेंट करके जरूर बताना। मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इफेक्टिव और रिदम बिल्डिंग एक्सरसाइज इज ए स्किप। हम ये पिछले 2-3 साल से प्रमोट कर रहे हैं। आप देखोगे कि ए स्किप करने से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ए स्किप एक नेचुरल मोमेंटम बिल्ड करेगा, आपके फैशिया को भी ट्रेन करता है और आपके बॉलिंग के रनअप के रिदम को भी इंप्रूव करता है। सो डू नॉट इग्नोर दिस। सो नेक्स्ट इज योर विकेट रन। आप अपने रनअप की प्रैक्टिस करो मेन विकेट पे, सेंटर विकेट पे। आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी बॉलिंग में। आपके रनअप को आप वहीं प्रैक्टिस करें जहां आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट वहां पे करना है आपको। अगर आप मेन विकेट के पास प्रैक्टिस करोगे अपने रनअप की, आपको रियलिस्टिक रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आपको मैं जो बता रहा हूँ कि रनअप को आप एक कांस्टेंट तरीके से कैसे ओवरलोड कर सकते हो। बैंडेड रन। आप अपने रनअप में पीछे पार्टनर खड़ा करो और उसको थायरा बैंड या फिर लूप बैंड पकड़ाओ और उससे आप बैंडेड रनिंग की प्रैक्टिस करो। अपने रनअप को प्रैक्टिस करो रेजिस्टेंस के साथ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे कुछ लड़के हार्नेस यूज कर सकते हैं, पैराशूट यूज कर सकते हैं, आपको उस स्पेसिफिक पार्ट पे अपने आप को ओवरलोड करना है। अगर आपको अपने रनअप में अच्छा होना है उसी को ओवरलोड करते हैं। नेक्स्ट आप जो ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने रनअप को प्रैक्टिस करिए। जहां आपके ग्राउंड पे गड्ढे वड्ढे ना हो वहां पे जाके आप प्रैक्टिस करो इसको। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसे, आपको आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करनी है, इमेजिन करना है कि आप एक इंटरनेशनल ग्राउंड में हैं, आप किसी पर्टिकुलर टीम से खेल रहे हैं और क्राउड आपको चीयर कर रहा है, तो आपको लिटरली गूज़बम्स आएंगे कि रियलिस्टिक प्रैक्टिस में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। सो आप इसको करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है म्यूजिक। म्यूजिक ऑटोमेटिकली बॉडी में रिदम क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कभी आपका फेवरेट म्यूजिक बज रहा है तो आपके शोल्डर्स अपने आप मूव होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्थिर रखना चालू हो जाती है। ऐसे ही अगर आप म्यूजिक की हेल्प लेंगे तो आप रनअप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड आप अपने रनअप की प्रैक्टिस करो। आप देखोगे कि आप बाकी लोगों से जल्दी इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक सबकॉन्शियस ट्रेनिंग के थ्रू ले जा रहे हो। वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगी। तो इससे नेचुरल रिदम बिल्ड होता है। अपने रनअप की प्रैक्टिस हेडफोन्स लगा के कर सकते हो आप। ये एक बहुत अंडररेटेड और बहुत इफेक्टिव चीज है। आपने अगर रनअप के सारे नोट्स बना लिए हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको रनअप की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ प्रैक्टिकली भी काम कर सकते हो। नाउ अब हम सीखेंगे कि रनअप के बाद जो जंप का फेज, जो लास्ट फेज आता है, उसमें आप अपने एक्शन को, बॉल को कैसे पकड़ते हैं, एक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो लोड अप हो, नॉन बॉलिंग आर्म हो और बाकी तमाम चीज़ें
इस सेगमेंट में जानेंगे जो कि है हमारा एक्शन सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अपने नोट्स बनाते रहिएगा, अगर कोई डाउट है तो लिखते रहिएगा, क्योंकि वही डाउट्स आप हमसे दिए गए नंबर पे पूछ भी सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि कोई भी कोर्स अगर बनाता है तो वो आपको हैंड होल्डिंग नहीं देता, कन्फ्यूजन की हैंड होल्डिंग नहीं देता है। मैं आपसे पूरा डिस्कशन करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्शन सेगमेंट। तो दुनिया में सबसे बेस्ट लोडअप क्या है, अपने लोडअप को आप कैसे सही कर सकते हो, कौन कौन से खराब लोडअप होते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंकित पाठक और आप देख रहे हैं पाठक 100 MPH। तो सबसे बड़ा आज की डेट में जो बॉलर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है लोडअप। अपना एक्शन ही नहीं सेट कर पाते, वो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं फिगर आउट करने में कि उनका एक्शन है क्या, और एक्शन डिसाइड होता है आपके लोडअप से। हालांकि लोडअप से पहले भी कुछ चीज़ें एक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट एक्चुअल एक्शन स्टार्ट होता है आपके लोडअप से। तो आप कोई भी किसी भी बॉलर को उठा के देखो, वो खूबसूरती सिर्फ लोडअप की वजह से दिखता है। अच्छा, हर बॉलर का लोडअप अलग अलग होता है, यूनिक होता है, लेकिन वो सारे खूबसूरत क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी में अडेप्ट कर चुके हैं उस चीज़ को। सो जो भी आपका लोडअप है उसको आप कैसे अडेप्ट करें। अगर वो ठीक नहीं है तो वो कौन कौन से लोडअप हैं जो ख़राब है, पहले तो उसको जानेंगे। तो दूसरा, लोडअप क्या आपको स्पीड में भी हेल्प करता है या सिर्फ आपको एक अच्छी फील देता है, ये भी जानेंगे। और बहुत सारी चीज़ जानेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। लोडअप का दी बेस्ट वीडियो है। जितने भी लड़कों को मैंने आज तक ट्रेन किया है या फिर जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी लोडअप जो रिपीट ना हो रहा हो, कभी इधर लेते हो, कभी इधर लेते हो, कभी इधर लेते हो, कभी इधर, कभी इधर, जो लोडअप बार बार रिपीट ना हो, वो सारे लोडअप ख़राब है। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका लोडअप ही रिपीट नहीं हो रहा है, तो भैया आपका एक्शन ही ख़राब है, आपका लोडअप ही ख़राब है। सो आपको नए सिरे से अपना एक लोडअप फिक्स करना है। अब आइडियल लोडअप क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। आइडियल लोडअप मेरे हिसाब से होता है आँखों के पास या हल्का सा आँखों के ऊपर, कंधे की लाइन से इधर लोडअप नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे करके नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सीधा लोडअप रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप एक फ्रंट ऑन बॉलर हैं तो बिल्कुल सीधा रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। हल्का सा क्रॉस रह सकता है, इससे आपको एक क्रॉस बेस अलाइनमेंट मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी को लास्ट टाइम पे जो क्लोजर फील होता है वो फील होगा। थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ। दूसरा, अगर आप एक साइड ऑन बॉलर हैं, आप लोडअप को सीधा ही रखें और अपने इस कंधे को बंद करेंगे, तो उससे आपका एक परफेक्ट लोडअप बनेगा। दूसरा, अब आप बोलेंगे भैया हम ये सब कर रहे हैं, अब काफ़ी दिनों बाद अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो हो सकता है कि आप कमेंट करो कि मज़ा नहीं आ रहा इनमें। देखो, दो तरीके हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे, चेस्ट पे, इससे नीचे ब्रेट ली की तरह या फिर जो भी आपका लोडअप है बुमराह की तरह, यू आर ओपन टू प्रैक्टिस, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, फ्री हो आप। लेकिन अगर आपको फील नहीं आ रही ना 1-2 साल के बाद भी, तो आपको अपना लोडअप मेरे हिसाब से चेंज करना है। लोडअप को चेंज करो। आइडियल लोडअप मैंने आपको समझा दिया है, वीडियोज़ में भी देखोगे आप, अलग अलग लोडअप्स हैं। मैंने खूब सारे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाए हैं। अच्छा, कौन कौन इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करता है वो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। डेली अपडेट्स आते हैं, स्टोरी भी लगातार लगाता हूँ, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। मेरी इन छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि अगर लोडअप बार बार चेंज हो रहा है तो आपको अपना लोडअप मेरे हिसाब से चेंज करना है। किसी एक लोडअप को पकड़ो और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट है वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा, लोडअप आपको किन चीज़ों में हेल्प करता है? लोडअप आपका एक्शन रिपीटेबल बनाता है, लोडअप से आपका एक्शन पावरफुल बनता है, लोडअप से आपके एक्शन में जो बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। अगर किसी का लोडअप ही बैलेंस नहीं है, लोडअप ही रिपीटेबल नहीं है, तो भैया उसके पास एक जैसी स्पीड भी नहीं होगी। अगर आपको एक जैसी कंसिस्टेंट स्पीड चाहिए, लगातार बढ़ती हुई स्पीड चाहिए, तो एक जैसा लोडअप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, लोडअप को तगड़ा करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका पहले वीडियो में स्वागत है। हम आने वाले दिनों में 100 वीडियोस लाएंगे जिसमें हर दिन एक नई चीज़ सिखाएंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप इस बॉल को कैसे बहुत इफेक्टिवली डाल सकते हो, और इसमें ऐसी कौन सी हिडन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। 99% लोगों को लगता है वो उनको पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 धागे दिखाई देंगे, जिसमें कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको फील करना सीखें, क्योंकि आप कभी भी बॉल को कुछ इस तरीके से नहीं पकड़ेंगे, बहुत रेयर केसेस में पकड़ेंगे। बॉल में जो मूवमेंट है उसको आप मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ इन धागों की वजह से हो सकता है। अगर आपको ये फील ही नहीं होते हैं और आके बस आप बॉल छोड़ देते हो, तो 99% ऑफ द टाइम आपसे बॉल कंट्रोल नहीं होगा, आपसे वाइड फेंकेंगी, आपसे स्विंग कंट्रोल नहीं होगा। स्टार्ट फीलिंग दीज थ्रेड। जैसे ही आप इसकी एक इनफ प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें महीनों लगेंगे, और जब आप बॉल डालोगे तो आपको एग्जैक्ट फील आएगी कि कहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे और अच्छा करना है। तो स्टार्ट फीलिंग दीज थ्रेड्स,
एंड बॉल को कुछ इस तरीके से आप मूव करो, ठीक है, एंड देन स्टार्ट रिलीजिंग खड़े खड़े, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देखोगे कि खड़े खड़े रिलीज़ करने से आपको रियलिस्टिक फील मिलेगी, फिर आप इसको भाग कर भी डाल सकते हो। तो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कभी भी इस रिस्ट को फ्लिक नहीं करना है। आप वीडियो में देखना, इनिशियल स्टेज में आपको बॉल को रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के लिए आपको इस रिस्ट को लॉक करना होगा और उसमें से इस बॉल को निकलने देना है। अगर आपने रिस्ट को फ्लिक कर दिया तो आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल पे कभी भी बॉल रिलीज़ नहीं कर पाएंगे और वो मोमेंटम, वो स्विंग आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोग रिस्ट को फ्लिक करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रिवर्स भी हो जाए, इन स्विंग भी हो जाए, आउट स्विंग हो जाए। नहीं होता है। बॉल को निप मिलेगा, बॉल राइज करेगी, लेकिन कभी भी बॉल में मूवमेंट नहीं होगी और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए ये चीज़ काम नहीं करती है। सो फ्लिक आप कभी कभी करेंगे एज एन एसेट, जहाँ पे विकेट आपको सपोर्ट ना करें वहाँ पे फ्लिक करो। सीम और रिलीज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पर आपको मूवमेंट से हेल्प लेनी है। तीसरा, अब ये आप कर रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतर लगातार कैसे कर सकते हो, ये सिर्फ आप एक ही तरीके से कर सकते हो, अगर आपके रिस्ट और फिंगर्स में इनफ स्ट्रेंथ है। सो अगर आप जिम करते हो रेगुलर, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो और अपने रिस्ट और फिंगर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, एंड देन आप अगर बॉल डालोगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मालूम पड़ेगा। वो टूल है हैंड क्रशर। इस हैंड क्रशर को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आप कोशिश करो कि 2 फिंगर से आप इसको क्रश करो, फिर पूरे आर्म से भी कर सकते हो, पूरे ओवरऑल 4 आर्म रिस्ट की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर गए और तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिल के रहेंगे। ये था डे 1 ऑफ 100 एपिसोड। मेरा मिशन है कि आपको बहुत सारी वैल्यू दूं, और अगर आपको मेरे साथ काम करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है या फिर यहाँ आके ट्रेनिंग करनी है, मेरी वेबसाइट पे जाओ www.pathak100mph.com, अपने स्लॉट बुक करो एंड मीट मी। दुनिया में बहुत सारे बॉलर्स हैं और उन सभी बॉलर्स में सबसे बड़ा जो फॉल्ट मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है वो है नॉन बॉलिंग आर्म का। ये फॉल्ट सिर्फ क्लब लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैं अपने बहुत वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर बॉलर के अंदर एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो सबसे बड़ा स्कोप जो दिखता है वो होता है नॉन बॉलिंग आर्म के अंदर। क्या आपका नॉन बॉलिंग आर्म ठीक है और ठीक नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल खराबियां हो सकती हैं और क्या क्या ड्रिल्स आप कर सकते हो, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मल्टीपल टिप्स मिलेंगी फॉर मल्टीपल फॉल्ट्स। तो इस वीडियो में बने रहिए, पेन पेपर निकाल के इन सभी चीज़ों को नोट करिए जिससे कि ये आपको आगे हेल्प कर पाए। नंबर 1, देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमारे नॉन बॉलिंग आर्म में मिस्टेक क्या क्या होती हैं, और उसको जानने के लिए हमें अपना बॉलिंग वीडियो एनालिसिस करना होगा। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो सबसे कॉमन फॉल्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि आधे लड़के अपना हाथ ऐसे सामने खोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका हाथ सामने की तरफ खुलता है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बहुत बड़े बॉलर बन जाएंगे, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अब आप बोलेंगे कि बुमराह का ऐसे खुलता है, लेकिन इस एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखेंगे कि ये नॉन बॉलिंग आर्म सक्सेसफुल नहीं है। मैटर करता है कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म किसी एक पॉइंट पे रुक रहा है कि नहीं। अगर वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक रुक रहा है तो ही वो सक्सेसफुल है। तो जो लड़के ऑलरेडी यहाँ पे आर्म खोल रहे हैं तो उनके पास टाइम कम हो जाता है टू यूज दिस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये फॉल्ट नहीं करना। अब इस फॉल्ट के लिए आप क्या ड्रिल कर सकते हो। देखिए, अगर फॉल्ट सिंपल है कि इस हाथ को यहाँ नहीं रखना है और आपको ऊपर से लाना है, तो इसकी स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करो। इसको आप बार बार शॉर्ट रन से परफॉर्म करो, बार बार अप एंड डाउन करने की कोशिश करो इस नॉन बॉलिंग आर्म को, क्योंकि इसके लिए अगर आप सोचोगे कि इसको कहीं बांध दूं, इस पे कुछ कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स वेरी बेसिक कि आपका हाथ यहाँ खुलता है, आपको इसको यहाँ से लाना है। इसके लिए आपको कॉन्शियसली ये फोकस करना होगा कि ये बार बार यहीं से है, वो भी आपके रनअप में। तो आपको शॉर्ट रनअप से खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। खूब सारा जब भी आप बॉलिंग करें तो इस पे फोकस करते हुए बॉलिंग करें, और जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है वेट ट्रांसफ़र करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको करने से सिर्फ आपकी बॉलिंग की स्पीड ही नहीं, आप एक्यूरेट भी होंगे और इंजरी फ्री भी रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, देखिए मोस्ट ऑफ द बॉलर्स अपने नॉन बॉलिंग आर्म को बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नॉन बॉलिंग आर्म को यूज़ करने से उनकी स्पीड बढ़ेगी।
जो कि 100% बिल्कुल सच है, लेकिन इसकी एक टाइमिंग होती है। देखिए, अगर आप चलते हैं तो आपके एक हाथ एक पैर आगे होता है, इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट है। आप ऐसे नहीं चल सकते, आप आगे पीछे ही चलते हैं, मतलब आप एक सिंक्रोनाइज मैनर में चलते हैं। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन बॉलिंग से भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल बॉलर नहीं बन पाएंगे। सो इसकी एक टाइमिंग होती है, यूज कब करना है, कैसे करना है, ये जानने के लिए आपको अपना बॉलिंग एनालिसिस करना होगा। देखना होगा कि ये नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी तो नहीं उठ रहा है। अगर ये जल्दी उठ रहा है तो हमें उसको लेट उठाना है, और लेट उठाने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि इसकी एक राइट टाइमिंग ढूंढे तो यूज इट। ये जल्दी यूज हो रहा है, ये साफ साफ आपको पता चलेगा। आपका अगर ये बैक भी ड्रॉप हो जाती है तो आप ये 100% मान के चलना कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी ड्रॉप हो रहा है। अगर आपको इसका एडवांस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको इसको ऑब्जर्व करना और इसके लिए कौन कौन सी ड्रिल्स करते हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए आप अभी के लिए क्या ड्रिल कर सकते हैं। देखिए, आप इस आर्म को जितना देर तक रोक कर रखेंगे ऊपर, देखिए जो चीज़ जल्दी उठेगी वो जल्दी गिरेगी भी। तो अगर आप इसको लेट उठाएंगे तो ये लेट गिरेगा भी। सो ये जो अर्ली टाइमिंग की प्रॉब्लम है ये इससे ख़त्म हो सकती है, और ये भी आपको शॉर्ट रन अप से ही प्रैक्टिस करनी है या फिर पैदल चल के। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बॉलिंग में ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट ड्रिल जो आप देख सकते हैं अपने नॉन बॉलिंग आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी हमने सारे प्रॉब्लम्स की बात की है, अब हम टिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कौन कौन सी ड्रिल कर सकते हो जिससे कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म और बेहतर तरीके से यूज़ हो। आप ये जो वीडियो में ड्रिल देख रहे हो, आपको इससे 100% इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मैंने दिए हैं उनको पहले आप कर लेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ड्रिल आपको तब करनी है जब आप पीछे की दोनों चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट ड्रिल, आप इस ड्रिल में देखेंगे कि आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को खूब सारा होल्ड कर रहे हैं। अगर आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर रोकना सीख गए तो आपने आधी जंग जीत ली है। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया, और इस ड्रिल को आप एग्जैक्टली देखिए जैसा इस वीडियो में ये बच्चा कर रहा है, आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है इन ऑर्डर टू बिकम अ परफेक्ट बॉलर। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक्शन सेगमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम फोकस करेंगे, जब आपने एक्शन को समझ लिया है, आपने बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग आर्म को समझ लिया है, रिस्ट को समझ लिया है और इनके एप्लीकेशंस को समझ लिया है, अब हम फोकस करेंगे आपके बैकफुट और फ्रंट फुट लैंडिंग की तरफ। इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे ये बेहतर हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अपने नोट्स बनाते रहिएगा, अगर कोई भी डाउट हो आप नोट करते रहिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लोअर बॉडी फेज। मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा बैकफुट ठीक नहीं होता तो मैं स्क्रैच से कौन कौन सी ड्रिल्स पे फोकस करता और किन किन चीज़ों का ध्यान रखता। आज हम ऐसी 5 चीज़ें जानेंगे जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन 5 बातों में कुछ ड्रिल्स हैं जो मैं पर्सनली करता अब इतनी नॉलेज होने के बाद। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित पाठक। पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और कई सारे सिलेक्शंस देने के बाद, कई सारे पोर्टफोलियो हैंडल करने के बाद मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा देखो और अप्लाई करो। सो मिस्टेक नंबर 1, ड्रिल बताने से पहले आपको एक मिस्टेक बताना चाहता हूँ जो आपने बहुत ज़्यादा करते हुए बच्चों को देखा होगा। पहली मिस्टेक है कि बच्चे बैकफुट लैंडिंग के चक्कर में बहुत बहुत ऊंची जगह से कूदते हैं। जंप में आप इतना ज़्यादा जंप कर जाते हो कि आप बैकफुट पे कोलैप्स होना ही होना है आपको। जब भी आपकी बॉडी जंप में जाती है वो ग्रेविटी के साथ नीचे आती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब जंप करें वो बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपका बैकफुट कोलैप्स होगा ही होगा। तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये बहुत बेसिक हैं। इसके लिए आपको बहुत हाई फाई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फिर हम अपने ड्रिल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ड्रिल नंबर 1, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको अपने बैकफुट पे बेसिकली ऐसे खड़े होने की हैबिट डालनी है। अगर आपको अपना बैकवर्ड लैंडिंग फील ही नहीं होता है, आपको अपना काफ से माइंड मसल कनेक्शन फील ही नहीं होता है, तो आप कभी भी अपने बैकवर्ड को सही नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बेसिक चीज पे हमेशा ध्यान रखता। तो आपको भी इस चीज पे काम करना होगा। टिप नंबर 3, आपको जो इस वीडियो में एक्सरसाइज दिखाई दे रही है, जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट बैकवर्ड लैंडिंग की ड्रिल है। इसमें रिगार्डलेस ऑफ आपकी एज क्या है, आपका हाइट कितना है, चाहे कुछ भी हो, आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इसको हम आइसोमेट्रिक होल्ड्स बोलते हैं। इसमें आपको अपने बॉडी के ऊपर एक वेट रखना है, चाहे वो जिम में या फिर आप जिम नहीं भी है तो कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल वेट आप अपने ऊपर रख सकते हैं जिससे आपको आपके बैकवर्ड लैंडिंग पे फील जनरेट हो।
टिप नंबर 4 मेरे हिसाब से बैकफुट लैंडिंग को इंप्रूव करता है, बैकफुट हॉप एंड बॉलिंग। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियो में देखिए ये बच्चा बैकफुट हॉप एंड बॉलिंग कर रहा है साथ में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस ड्रिल को करते हुए कॉन्शियस नहीं रहते हैं। अगर आप अपने बैकफुट को फील नहीं करोगे बॉल डालते हुए, तो आप कभी भी अपना बैकफुट इंप्रूव नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 5, और ये सिर्फ मैं आज पहली बार सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, आपको इस चीज़ को नोट करके रख लेना है। देखिए, बैक फुट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे कनेक्शन जोड़ना है, ये इस टिप में जानेंगे आप। देखिए, आपको अपने राइट फुट का शूज़ उतार लेना है और उस शूज़ को उतारने के बाद आपको अपने बैक फुट लैंडिंग की ड्रिल्स परफॉर्म करनी है। जो जितनी भी ड्रिल्स आप नंगे पैर करेंगे, जितनी भी ड्रिल्स आप बिना सॉक्सेस के करेंगे, आप उतने ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। सो ये सीक्रेट सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आप रनअप में भाग के आते हैं, सबसे पहले आपको मोमेंटम क्रिएट करना होता है और उस मोमेंटम को जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, उसको आप जंप में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो ज़मीन में लैंड करती है जंप के बाद, वो होती है आपकी बैक फुट। यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे कि आप साइड ऑन बॉलर हैं, सेमी साइड ऑन बॉलर हैं, कैसे भी आप बॉलर हैं, सबसे पहली चीज़ जो ज़मीन पे पड़ेगी, वो है बैक फुट। और बैक फुट जैसे ही लैंड करता है, वो डिसाइड करने वाला है कि आपकी आगे की चेन कैसे ख़राब होगी। देखिए, बॉलिंग में एक सिंपल रूल है, अगर कोई भी चीज़ आपकी ख़राब है, तो चेक करो कि उससे पहले की चीज़ें सही हैं या गलत। अगर आपका बैकफुट लैंडिंग ख़राब है, तो 2-3 चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। या तो आपकी जंप बहुत ज़्यादा हाई या फिर लॉन्ग हो रही है, दूसरा आपका रनअप स्टेबल नहीं है, या फिर आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो अनस्टेबल है। ये सभी कारण हो सकते हैं आपकी बैकफुट लैंडिंग खराब होने का। जैसे ही आप अपनी बॉलिंग को बार बार रिव्यू करके अपनी प्रॉब्लम का पता लगा लेंगे, एग्जैक्टली बैकफुट लैंडिंग क्यों खराब हो रही है। देखिए, लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनका बैकफुट लैंडिंग खराब है, कोलैप्स हो रहा है बार बार, तो वो इसकी स्टिफ होने की ड्रिल करते हैं, जो कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भर के देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। बैकफुट लैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है उन एक्सरसाइजेस से। बैकफुट आपकी स्पीड में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर जब आप चलते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए दूसरा पैर पूरा रखना ज़रूरी है। और अगर किसी भी लेग में पावर कम है या एक लेग वीक है, तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे भी एनर्जी लीक करोगे। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को समझो। अगर आपका रनअप खराब है, तो आप जंप और बैकफुट में भी खराब होगे। और सेम, अगर आपका रनअप और जंप ठीक है और बैकफुट खराब है, तो आपका एक्शन वीक ही दिखाई देगा। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि हो सकता है कि आपका रनअप, आपका जंप, ये सब कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो उस रनअप को स्टिफ करने के लिए, तो जैसे ही आप पता लगा लेंगे कि आपका एक्चुअल रूट कॉज क्या है, आपकी बैकफुट लैंडिंग क्यों ठीक नहीं हो रही है, मोस्टली केसेस में होता है कि आपका मस्कुलर लेवल पे आप वीक होते हैं। दूसरा, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, अगर आप उन सब पे काम करोगे, तो ये टेक्निकल फॉल्ट मैं मान के चलता हूँ आपके कवर हो चुके हैं। अगर आपका मस्कुलर फॉल्ट है, मतलब आप अपनी बैकफुट का लोड ही नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना चालू करें। स्टार्ट विथ सिंपल काफ रेजेस। इसमें आप जितनी ज़्यादा वॉल्यूम देंगे, उतना बेहतर आपका स्ट्रेंथ लेवल बिल्ड होगा। जैसे जैसे काफ रेसेस में आप प्रोग्रेस करेंगे, आपके पास एक बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। आफ्टर दैट आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की तरफ भी जा सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। और जैसे ही आप आइसोमेट्रिक पे थोड़ी थोड़ी कमांड बनाने लगेंगे, जिम के अंदर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस में आपको कोशिश करनी कि राइट अवे आप इसको शॉर्ट रनअप से ट्रांसफर करें। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट रनअप से अपने बैकफुट को स्टिफ रखेंगे, उतना बेहतर आप अपनी बॉलिंग में एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। ये आपको सिर्फ इस वीडियो को देख के सुन के समझ में नहीं आएगा, आपको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस रखते हुए, आपको बहुत ज़्यादा अपने काफ को थकाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ये रिपीटेटिवली एक्सरसाइज करोगे, तो आपको इंजरी होना 100% तय है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बैलेंस समझना है, तो आप अपने कोच से इस बारे में बात करें। अगर आपके कोच को भी नॉलेज नहीं है, तो आप पाठक अनडेमकेज ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आज हम सीखेंगे कि ब्रेस लेग की इंपॉर्टेंस क्या है और ब्रेस लेग का जो हुआ आजकल है, उसको हम कैसे दिमाग में सही तरीके से फिट करें। क्या ये सच में ज़रूरी है? क्या इसको नहीं करने से, इस पर ना ध्यान देने से हमारी बॉलिंग में कुछ लॉस होगा? आज सब कुछ जानेंगे और सीखेंगे कि हम ब्रेस लेग को करके क्या अचीव कर सकते हैं और
अगर ये नहीं हो रहा है तो हम क्या लॉस करेंगे, हर चीज को हम डिटेल में सीखेंगे। ब्रेस लेग होना किसे बोलते हैं? फ्रंट लेग जो है आपका, ये जैसे ही सीधा होगा दैट इज कॉल्ड ब्रेस लेग, ठीक है। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ब्रेस लेग ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार आपकी बॉडी ही उस चीज के लिए नहीं बनी होती है, आप उसको जबरदस्ती ट्राई करने का कोशिश ना करें। आप ट्रेन करें अपनी टांगों को, अपनी हैमस्ट्रिंग को और अपने ग्लूट्स को, और स्पेसिफिक पोजीशन में आके कोशिश जरूर करें, लेकिन उस पोजीशन के पीछे ना पड़ें बिकॉज इट विल हर्ट यू इन लॉन्ग टर्म। याद रखना, जिनके भी ब्रेस लेग होते हैं दे हैवंट ट्राइड टू डू इट इंटेंशनली। कोशिश की, हो गया, बट जिसका नहीं हो रहा है, आफ्टर हैविंग गुड ग्लूट्स, गुड हैमस्ट्रिंग, अगर सब कुछ ठीक है और स्टिल आपका ब्रेस लेग नहीं होता है, देन यू आर विनिंग। इट्स अ विन विन सिचुएशन। याद रखना, बॉलिंग में ग्लूट का लॉक होना बहुत जरूरी है। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, इस लड़के का ब्रेस नहीं होता है लेकिन ये फिर भी तेज डालता है। वर्ल्ड के सबसे तेज बॉलर शोएब अख्तर, उनका भी ब्रेस लेग नहीं होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ब्रेस लेग इट्स नॉट मैंडेटरी, but if you can try, if you can train for it, yes, it will help you, but it is not necessary. It is subjective to coaches as well. कई coaches पे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और ultimately जो unnecessarily लोग ट्राई करते हैं या करवाते हैं वो बच्चों को इंजर्ड कर देते हैं या फिर बच्चे खुद को इंजर्ड कर देते हैं। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से करने वाली चीज़ है, 1 या 2 दिन में नहीं होती है। इट विल टेक टाइम, मसल धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर आपकी एज कम है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। ऑलवेज रिमेंबर, एक अच्छे कोच के गाइडेंस में ट्रेनिंग करो, अच्छी जगह ट्रेनिंग करो, यू विल गेट रिजल्ट्स। पेशेंस रखो कि ये ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे ये बॉडी डेवलप होगी वैसे वैसे ये पैरों में, आपकी बॉलिंग में दम आना शुरू हो जाएगा। A lot of people will try to sell the brace leg. कई लोग आपको ये बोलेंगे कि आप हमारे पास ट्रेनिंग लो, we will make your leg brace, but it is not true. Ultimately आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उस स्पेसिफिक पोजीशन में आके खूब सारी कोशिश करनी पड़ेगी, आपका ब्रेस लेग हो जाएगा। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। लाइक आई सेड, आपको याद रखना होगा कि आप ब्रेस लेग करना क्यों चाहते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बॉल तेज डालनी है तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देख लो, लेकिन इंजरी पीछे पीछे भागेगी। हमेशा याद रखना कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए, अपनी टीम के लिए देने हैं तो आपको टाइम के हिसाब से अपना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दीबाजी करोगे, खुद को तोड़ लोगे। अगर आपको ब्रेस लेग करना है, मैं कुछ सेफ एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप ये और ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। दिस विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे 12 ऐसी ब्रेस लेग की एक्सरसाइज जिन्हें आपने ना तो कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, और एक से बढ़ के एक सारी है। आज आप सीखेंगे कि अपने फ्रंट फुट ब्रेस करके आप बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हो और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या ड्रिल्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा डिटेल में। नंबर 1 एक्सरसाइज, सिंगल लेग स्टेबिलिटी बॉलिंग। आपको अपने सिंगल लेग से बॉलिंग करनी है खड़े खड़े। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि आपकी बॉलिंग में बैलेंस आना लगेगा, आप क्रीज पे और ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे और आपका जो ब्रेस लेग का इशू है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा अगर आपने इस पे कमांड बना ली। सो करना कैसे, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, और इसमें वॉल्यूम देना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डेली नहीं करेंगे, ये आपके प्रोग्राम में वीक में 2 बार रह सकता है। नंबर 2, फ्रंट फुट ब्लॉक। कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो प्रैक्टिकली उसको उस पोजीशन में आपको आदत डलवानी होगी। अगर आपको फ्रंट फुट ब्रेस करना है तो फ्रंट फुट को ब्लॉक करना सीखना पड़ेगा। आप इस वीडियो में देखेंगे ये बच्चा फ्रंट फुट ब्लॉक करने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसमें कोई ओवरलोडिंग नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको जो फील बॉलिंग करते वक्त चाहिए उसको आप मिमिक करें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। इससे आप देखेंगे कि आपके ब्रेस लेग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ब्रेस लेग को अचीव करने के लिए आपको उसको ओवरलोड करना ही पड़ेगा। आपने जो फ्रंट फुट ब्लॉक सीखा है, सिंगल लेग स्टैंडिंग बॉलिंग से स्टेबिलिटी क्रिएट की है, आपको उसको ओवरलोड भी करना आना चाहिए। अब आप जो दोनों ड्रिल्स बताई हैं उनको ओवरलोड करेंगे। आपको खड़े होके जैसे आप बॉल डाल रहे थे वैसे ही आप 1 या 2 किलो की बॉल को थ्रो करें, एंड सेम आप फ्रंट फुट ब्लॉक में भी आप मेडिसिन बॉल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मेडिसिन बॉल रन एंड थ्रो, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। जब भी मुझे फ्रंट फुट ब्लॉक का फील नहीं आता, वेट ट्रांसफर का फील नहीं आता, या मेरी स्पीड कम हो जाती है, ये एक्सरसाइज आपको इन तीनों डिपार्टमेंट में हेल्प करेगी। आप देख सकते हो इस वीडियो में कि ये ड्रिल कैसे परफॉर्म होती है। एक बात का हमेशा ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉल से ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको। आप अपने हिसाब से ही बॉल लें। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट ले लेंगे तो आप बैक, हैमस्ट्रिंग या शोल्डर कुछ ना कुछ ज़रूर इंजर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका वेटेड फ्रंट फुट ब्रेस प्रैक्टिस। आपको अपने ब्रेस लेग की पोजीशन में उसको ओवरलोड करना है, उस पे वेट डालना है। आप देखेंगे इस वीडियो में इस बच्चे ने अपने पैर पे ही एंकल वेट डाला हुआ है और अलग अलग पोजीशंस पे डाला हुआ है। इससे आपको स्पेसिफिक फील जनरेट होने लगेगी और आपका फैशिया भी ट्रेन होगा। नेक्स्ट है आपकी ब्रेस लेग की बहुत कूल एक्सरसाइज, लूप बेंड ब्लॉक ड्रिल।
आप इस वीडियो में देखिए कि ये लड़का इस ड्रिल को कैसे परफॉर्म कर रहा है। याद रखना, अगर आपकी बेसिक लेग की स्ट्रेंथ नहीं डेवलप है, आप इस ड्रिल को परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आपका ट्रेनर आपको नहीं बोल रहा है। और अगर ट्रेनर को नॉलेज नहीं है तो भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट ड्रिल, आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि हार्नेस रनिंग करो। हार्नेस से आपकी रनअप बहुत तगड़ा हो जाएगा, लेकिन हार्नेस से आपका फ्रंट फुट ब्लॉक भी अच्छा होता है, ब्रेस लेग भी अच्छा होता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये लड़का दो चीजों की ड्रिल एक साथ कर रहा है, नॉन बॉलिंग आर्म और फ्रंट फुट ब्रेस को भी ये मिमिक कर रहा है। जब भी आप हार्नेस ओवरलोड पोजीशन में ब्रेस लेग को मिमिक करोगे, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताना जब ये ड्रिल करो आप। नेक्स्ट ड्रिल, और इसको आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, मेरी फेवरेट। अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे तगड़ी रिजल्ट देती है ब्रेस लेग में, वो है लंजेस। अगर आप स्प्लिट लंजेस या लंजेस करते हैं, आपको बहुत तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा और आप काफ़ी इंजरी भी प्रिवेंट करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा डे 1 से ही आप इसको करना शुरू करें, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है आपकी रिएक्टिव ब्रेस लेग ड्रिल। आपको इसमें एक पार्टनर लेना है और फ्रंट फुट ब्लॉक पोजीशन में आप खड़े रहेंगे। उससे बोलिए कि आपको वो अनस्टेबल करे थ्रू द हेल्प ऑफ लूप बेंड। इससे आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टेबिलिटी फील होगी और ये धीरे धीरे आपकी बॉलिंग में भी ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। ये ड्रिल जरूर अपने प्रोग्राम में ऐड करें। नेक्स्ट ड्रिल जो कि मुझे बहुत कूल लगती है और ये बहुत सारे लोग जाने अनजाने इंस्टाग्राम से देख के करते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करना है और ये इतनी कूल क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। आपको लिटरल हॉप्स करने हैं कुछ इस तरीके से। इसमें आपको हिप शोल्डर सेपरेशन पोजीशन में अपने हिप्स को लॉक करके और ब्रेस लेग की पोजीशन को मेंटेन करके आपको ये बार बार करनी है। इससे जब आप बॉलिंग करेंगे आपको बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी फील होगी। इसके भी रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। ये ड्रिल बॉलिंग में धीरे धीरे ट्रांसफर होती है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट ड्रिल नहीं है, ये चेतावनी है आप लोगों के लिए। अगर आपकी एंकल मोबिलिटी ठीक नहीं है तो आप ये सारी ड्रिल कर लेना, आप इंजरी जरूर एक्यूमुलेट करोगे और आप कभी भी फ्रंट फुट ब्रेस अचीव नहीं कर पाओगे। तो एंकल मोबिलिटी की ये एक्सरसाइजेस जो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये सारी करना शुरू करो और इनको सीरियस लेना शुरू करो। जब भी आपको एंकल मोबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वीडियो उठा के जरूर देख लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लंजेस पोजीशन में होल्ड करना है। आइसोमेट्रिक होल्ड से सारी पोजीशंस को आप अचीव कर सकते हो। इसी तरीके से आप लंज में होल्ड करो और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ब्रेस लेग इन सब चीजों का एक्यूमुलेशन है और आप एक माइंडसेट बना के रखो कि ये आप करके दिखाएंगे किसी भी कीमत पे। नाउ यू हैव कंप्लीटेड एक्शन फेज एंड रन अप फेज। अब प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। यहाँ पर एक बिगिनर को एडवांस लेवल की तरफ बढ़ना होता है। नो बॉल्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये सभी चीज़ें जब अच्छी होना चालू होंगी तो आपके रिदम ऊपर नीचे होंगे और उसकी वजह से कई बार नो बॉल्स होने का खतरा होता है। तो आप नो बॉल को कैसे रोक सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अपनी बॉलिंग स्पीड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपनी आर्म स्पीड को बढ़ाकर, ये सभी इस सेगमेंट में जानेंगे। सो आप नोट्स बनाते रहिएगा, कोई डाउट हो उसे लिखते रहिएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस फेज। इस वीडियो में ना आपको मैं एक ऐसी अमेजिंग चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपकी नो बॉल होना काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगी। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भैया मैंने ना हर चीज़ कर ली है, मैंने रनअप भी मार्क कर लिया, मेरी स्ट्राइड लेंथ भी एक जैसी है, मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मेरी नो बॉल हो रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। सो आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब की भी सारी टिप्स फॉलो कर ली हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं, सारी चीज़ें आपने अप्लाई करके देख ली है, फिर भी नो बॉल नहीं रुक रही है आपकी। ये भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। सो मेजर इशू क्या है और एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, वो मैं आपकी इस वीडियो में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स फाइंड आउट। तो रीजन हो सकता है ये हाथ यानी आपका लोडअप की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप जब बॉल डालने आते हैं, आप 99% जिनकी नो बॉल होती है, आप देखना कि आपके लोडअप उठाने का टाइमिंग क्या है, आप किस जगह पे लोडअप उठाना शुरू करते हैं। आप बहुत ज्यादा आगे उठाते हैं लोडअप, इसीलिए आप जंप भी आगे से करते हैं और वो रिजल्ट होता है कि आप नो बॉल डाल देते हैं। सो इसको कैसे पता लगाएं कि आपकी लोडअप की टाइमिंग खराब हो रही है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो करना है एनालिसिस से ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके साथ। आप कहाँ पे लोडअप ले रहे हैं, अंपायर के बाद ले रहे हैं या फिर अंपायर से पहले ले रहे हैं, मतलब जो भी इशू है एग्जैक्टली आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा। और एक दिन में ये चीज नहीं आपको समझ में आएगी, आपको बार बार ये चीज चेक करनी है। जब भी आप नो बॉल डाल रहे हो वीडियो जरूर शूट करवा लो। जब आपने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है, सारी चीजें आपने कर ली है, आपने ये भी चेक कर लिया एग्जैक्टली आप जब नो बॉल डाल रहे हैं तो लोडअप कहाँ से ले रहे हैं आप, ठीक है, उसके बाद लोडअप के बाद ही जंप आती है, तो आपको अपने लोडअप की टाइमिंग को चेंज करना है। आपको लोडअप एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पोजीशन से उठाना शुरू करना है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, आपको लोडअप एक पर्टिकुलर पोजीशन से उठाना शुरू करना है। आप ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी लोडअप नहीं उठा सकते। तो कोशिश करो कि आप एक कोन रख लो, ठीक है। आपने सपोज करो यहाँ एक कोन रख लिया है और जब आप पीछे से भागते हुए आएंगे तो आपका लोडअप का टाइमिंग वहीं से होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जंप लेना तो शुरू कर देते हैं एक ही जगह से, लेकिन लोडअप की टाइमिंग खराब हो जाती है। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, खुद पे भी ट्रायल किया हुआ है, खुद पे भी टेस्ट किया हुआ है और अपने काफी क्लाइंट्स पे भी वर्क किया हुआ है। ये 200% नो बॉल रोक देती है। तो जब भी नो बॉल हो चेक करो कि आपकी रनअप की स्ट्राइड एक जैसी है कि नहीं है, आप भाग एक पैटर्न में रहे कि नहीं रहे, आपका रनअप का डिस्टेंस मेजर है कि नहीं है, और दूसरी चीज आप रेगुलर है कि नहीं है। अगर आप रेगुलर ही नहीं रहते, कंसिस्टेंट ही नहीं रहते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेली एक ही जैसी पैटर्न से बॉल डाल सकते हैं। आप हो सकता है किसी दिन बिल्कुल नो बॉल ना डालें, हो सकता है जिस दिन आपका रिदम बने, आपकी स्ट्राइड अच्छी खुले और हो सकता है आप नो बॉल डाल दें। तो ऐसा होता है जब आप अच्छे फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्राइड्स भी ज्यादा खुलती हैं। बट कोशिश करो लोडअप अगर एक जगह से होगा तो 200% चांसेस है कि आपकी जंप भी एक ही जगह से होगी। तो फोकस ऑन दैट एंड मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट। एक हफ्ते में तो रिजल्ट मिलेगा। सो जाने से पहले आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। आप कोशिश करें कि आप रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें और अपनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दें। यार अगर आप अपनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टॉप नॉच रखेंगे ना, तो ऐसे कम चांसेस हैं कि आपकी बॉडी टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अगर एक तरीके से रहेगी, एक जैसी रहेगी, तो रिजल्ट भी एक जैसी रहने के चांसेस हैं। और अगर अभी भी आप फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को और तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो ड्रिल बताई गई हैं उन पर फोकस करके आप रिजल्ट पा सकते हैं। आर्म स्पीड, आपकी बॉडी में ये दो लिवर्स जो हैं 1, 2, दीज आर द 2 लिवर्स जो आपको मैक्सिमम स्पीड देते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ बॉलर्स जिनके पास स्लो ट्विच फाइबर हैं, लेकिन वो इन दोनों लिवर्स का इतना बेहतरीन यूज़ करते हैं और वो बहुत तेज़ भी डाल पाते हैं। आप कैसे कर सकते हो, आर्म स्पीड से आप कैसे डिफीट कर सकते हो अपने बाकी प्रॉब्लम्स को, ये आज हम जानेंगे। कौन कौन से ड्रिल्स हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आर्म स्पीड से ही आप पूरी बॉलिंग की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। आर्म स्पीड से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे ये आज हम जानेंगे। लेकिन मेरे पिछले वीडियोस में ये जानो और सीखो कि हम बॉलिंग की स्टार्टिंग से लेके जब तक हम आर्म स्पीड पर नहीं आ जा रहे तब तक कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो शुरू करते हैं। देखिए चेस्ट में आपके पैक मसल्स होता है और पैक मसल को ट्रेन करने के लिए हमें अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज का सबसे बेसिक फॉर्म होता है कि आप पुशअप लगाएं। पुशअप से आपके पैक मसल्स डेवलप होते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप आइसोलेट करेंगे तो वो डेवलप करेगा, उसकी हाइपोट्रोफी डेवलप होगी, मतलब वो बड़ा होगा। और अगर कोई मसल आपका ग्रो कर रहा है तो 100% वो स्लो मसल डेवलप कर रहा है, मतलब उस मसल में इलास्टिसिटी नहीं है, वो शॉक नहीं है। आपके लिए नेक्स्ट स्टेज ये होगी जो कि इस वीडियो में देख रहे हो। आप जैसे ही अपने बेसिक पुशअप्स को पका लो, आप प्लायोमेट्रिक पुशअप्स की तरफ बढ़ेंगे। इससे आपकी मसल भी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे आप करवाना चाहते हो। जब आप बॉलिंग करते हो तो आप ये मेक श्योर करते हो कि आपकी स्पीड एज क्विक एज पॉसिबल निकले। तो आपको वर्कआउट्स भी ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो पैक मसल को भी आपको वैसे ही ट्रेन करना पड़ेगा। यू कैन डू प्लायो पुशअप्स ऑल्सो टू शॉक योर मसल। देयर इज एडवांस ट्रेनिंग। तो एक और बोनस है जो कि हम एडवांस ट्रेनिंग में बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड्स। आप सेम पुशअप पोजीशन में या फिर बेंच प्रेस आप कर रहे हैं या फिर शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक होल्ड्स करें। इनसे आपकी मसल की सारी लिमिटेशन ऊपर जाएगी, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक 100% पहुंचेंगे। अब कोई भी क्लाइंट ये ना समझे कि मैंने आज अगर ये एक्सरसाइज कर ली है तो मेरे को कल रिजल्ट मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा और इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा। आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अपनी बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। फिर बोल रहा हूँ, बॉलिंग की स्पीड बॉलिंग से ही बढ़ेगी। उसको सपोर्ट करने के लिए इन मसल को आपको ट्रेन करना है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट था कि आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे। दूसरा जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और जो सेफेस्ट एक्सरसाइज मैं समझता हूँ, अगर आप एक बेसिक पुशअप भी कर लेते हैं, पल्सिंग। पल्सिंग विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। वो आप सभी जानते हैं क्यों। ये आपको एक ब्लास्टिक स्टिमुलस देता है टू बॉल फास्ट। आप कभी भी देखना, जब भी आप बॉल डालो आप थोड़ा सा पल्सिंग करो, विल 100% गेट अ डिफरेंट स्टिमुलस और आपकी स्पीड में चेंज देखेगा आपको। ये चीज़ें हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं जो कि एडवांस है, वो है मेडिसिन बॉल थ्रो। तो मेडिसिन बॉल थ्रो भी उसी को करनी है जो बेसिक अच्छा कर रहा है, जो पिछली चीज़ें अच्छी कर रहा है। तो अगर आप पुशअप अच्छा लगा लेते हो, बॉलिंग डिसेंट कर लेते हो, तो हम आपको ओवरलोड करेंगे मेडिसिन बॉल से। एक्सरसाइज किसको क्या लगेगी ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके बॉलिंग एक्शन पे। मेडिसिन बॉल थ्रोज आपकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट करेगा। आज हम सीखेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है, टावल ड्रिल।
अब टावल ड्रिल को आप कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं। एक नीलिंग पोजीशन में, एक है खड़े होके, और तीसरी जो मैं आपको बोनस दे रहा हूँ, बिकॉज यू डिजर्व दिस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट दिस बोनस ड्रिल। तीसरी जो ड्रिल मेरी जो पर्सनली फेवरेट है, आप इस टावल को एज अ बॉल यूज़ कर सकते हो घर पे। अगर 5-6 कदम का आपके पास स्पेस है, आप जॉग करके अपने टावल को फ्लिप करो, आपको एग्जैक्ट बॉलिंग वाली फील आएगी, और हवा की वजह से जो रेजिस्टेंस फील होगा उसमें आपको काफ़ी ओवरलोडेड फील होगा, और आप देखेंगे कि आपके मसल फाइबर्स भी डेवलप होंगे। नीलिंग टावल ड्रिल, खड़े होकर टावल ड्रिल और भागकर, इन सब की आपको वॉल्यूम देनी है। स्क्रीन पे देखो कितने रैप और सेट लिखे हैं, ये आप फोकस करोगे। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी एक्सरसाइज में पेन आता है तो आपको रुक जाना है। आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आपने या तो वार्म अप सही से नहीं किया या आपके पास स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी इशू आता है कमेंट ज़रूर करना। अगर पहले भी कोई इशू आया तो कमेंट में ज़रूर बताया करो, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आपको मारने हैं ढेर सारे पुशअप्स। अब ढेर सारे पुशअप्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पुशअप्स आते हैं। सो अगर आप 10 पुशअप्स लगा सकते हो तो आप आज 15 मारेंगे, या आप 100 पुशअप्स मार सकते हो तो आप 10 से 15 फालतू मारेंगे। अगर आपने पुशअप्स की वॉल्यूम बढ़ाई तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पैक मसल, आपके चेस्ट के मसल को पैक मसल बोलते हैं, इसको पेक्टोरियल मसल बोलते हैं। अगर ये मसल में दम रहेगा तो आप ज़्यादा समय तक बॉल डाल पाएंगे, पेन फ्री बॉल डाल पाएंगे। अब इसकी स्टेजेस मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज भी बताता हूँ। जब आप पुशअप बेसिक मार लोगे ना अच्छे फॉर्म में और एक डिसेंट नंबर आप हिट कर लोगे, उसके बाद आपने मारने हैं प्लायो पुशअप्स। ये कैसे करते हैं आप सभी इस वीडियो में देखो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है घर पे लूप बेंड लेना है और पल्सिंग। पल्सिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट एक्सरसाइज है किसी भी एज ग्रुप के लिए। आप कोशिश करो कि इसके डिसेंट रैप निकालो। आपके पैक मसल में वो वॉल्यूम फील होना चाहिए, वो फटीग फील होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पैक मसल थोड़ा तेज़ रिएक्ट करना चालू करेंगे। फास्ट ट्विच फाइबर हमेशा शॉक ट्रेनिंग को अडेप्ट करता है, तो जितना ज़्यादा शॉक करोगे अपने पैक मसल को, उतने ज़्यादा फास्ट ट्विच फाइबर डेवलप होने के चांसेस हैं, या फिर जो ऑलरेडी हैं उनको आप एनहांस कर सकते हो। तीसरा, आप अपने बैकफुट पे भी काम कर सकते हो घर पे रहते हुए। सबसे पहले स्टेज, जो बच्चे बहुत ही बिगनर हैं, मैं उनको डायरेक्ट बैकफुट की ड्रिल्स देना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों आप करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग आइसो होल्ड्स। आपको बस खड़े हो जाना है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सो जितने भी बिगनर्स हैं और उनको तेज़ होना है, घर पे ही तेज़ होना है, सबसे पहली जो चीज़ जंप के बाद कॉन्टैक्ट होती है वो होता है आपका बैकफुट। तो आपको खूब देर तक ऐसे होल्ड करके खड़े रहना है, कुछ ऐसे। ऑलराइट, इसमें आपको टाइम बढ़ाना है 1 2 3 4 ऐसे करके आपको खूब सारे काउंट्स तक खड़े रहना है, और उस काउंट को लगातार बढ़ाते रहना। इससे आपकी स्टेबिलिटी क्रिएट होना चालू हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी हो जाएगी तो आपका बेसिक मसल और फैशिया उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा जो हम अब करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आप करोगे, ये थोड़ा एडवांस जा रहे हैं हम, लेकिन घर पे ये एडवांस चीज़ें हो सकती हैं। आप पोगो जंप्स करना चालू करेंगे। पोगो जंप्स में सेम फास्ट ट्विच फाइबर वाला लोड ज़्यादा आता है, तो आप कोशिश करना कि इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना दो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, अपने काफ रेजेस को क्विकली कर सकते हो या जंप के फॉर्म में कर सकते हो। इन सभी से आपके फास्ट ट्विच फाइबर एनहांस होंगे, आपकी स्पीड घर पे ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन सब में प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं? देखिए, अगर आप वार्म अप सही से नहीं करोगे या अपने बॉडी को पहले से बताओगे नहीं कि तेरे पास लोड आने वाला है, तो आप ज़रूर इंजर्ड हो जाओगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सबसे पहले की एक तैयारी होती है। अपनी बॉडी को अच्छे से थंब करिएगा, अच्छे से डायनेमिक स्ट्रेच करिएगा। वार्म अप की वीडियो में बना चुका हूँ पहले। अगर किसी को वार्म अप नहीं पता है कि इन चीज़ों से पहले वार्म अप कैसे करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगा कि वार्म अप करते कैसे हैं। अगर आपको पता है तो इन सब का प्रॉपर वॉल्यूम दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 100 में सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ज़्यादा जाइए, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ज़रूर समझिए। कंग्रेचुलेशंस इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द लास्ट फेज। आप ऑलमोस्ट एक एलीट लेवल की नॉलेज लेके बैठे हुए हो। नाउ एलीट लेवल प्लेयर्स के साथ एक इशू होता है कि वो विकेट्स कैसे लेंगे, कैसे वो यॉर्कर बाउंसर्स को और बेहतर कर सकते हैं, क्या गलतियां करते हैं वो, उनके बेसिक नुआंसेस। दोस्त, वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे आपने, कोर्सेज बहुत सारे देखे होंगे। अगेन आई एम सेइंग, इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कवर की गई है। अब जानेंगे कि जब सारी चीज़ें सही हो गई तो आप अपने स्टॉक बॉल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उनको यूज़ करके अपने गेम को और ऊपर कैसे लेके जा सकते हो। वो कैसे कि आपको विकेट कैसे निकालनी है, ये भी इस सेगमेंट में से कहेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट फेज ऑफ आवर कोर्स। यॉर्कर में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं? देखिए, टेक्निकल मिस्टेक में जब भी आप बॉल डाल रहे हैं
आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी बॉल एक ही जगह से फेंके। लेकिन ये जो चीज़ आपको एक स्प्लिट सेकंड में करनी है, और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल तक पे ये गलती होती है। आपको ये गलती कैसे ठीक करनी है और इस गलती के लिए आपको कौन कौन सी ड्रिल लगेंगी ये भी बताऊँगा इस वीडियो में, बने रहना। तो देखिए, गलती ये होती है कि आप जब बॉल डाल रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल पीछे छूट जाता है आपके सर से, या फिर बॉल जल्दी छूट जाता है क्योंकि बॉल आपको आगे डालनी है। लेकिन अगर आपको एक ही जगह पे बॉल डालनी है तो आपके ये बेसिक भी एक जगह से ही आने चाहिए। कभी नॉन बॉलिंग आर्म यहाँ से यहाँ ना रहे, यहाँ ना रहे, और हाथ एक बार आगे एक बार पीछे ना रहे। इसके लिए आपको कंसेक्यूटिवली नॉन स्टॉप एक्शन कंडीशनिंग करनी होगी। मतलब जो भी आपका एक्शन यॉर्कर के लिए बनता है उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप शॉर्ट रनअप से शुरुआत करें और फिर यॉर्कर्स लगाना चालू करें। डायरेक्ट फुल रनअप पे मत जाना। इससे आपके आर्म्स सेट होंगे सबसे पहले टू बोल यॉर्कर। जैसे कि इस वीडियो में देखेंगे कि रनअप की अगर आपकी स्पीड स्लो या ज़्यादा होती है तो लिटरली आपकी डिलीवरीज पे भी इम्पैक्ट आता है। ये कंट्रीब्यूट स्पीड में ज़रूर करता है लेकिन टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको अपने रनअप की भी प्रैक्टिस को उसी प्रकार करनी है जैसी आप एग्जीक्यूशन चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, यू नीड टू स्टार्ट विद द शॉर्ट रनअप, देन यू नीड टू स्ट्रेच योर रनअप। अगर आप डायरेक्ट फुल रनअप से करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, बट प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, ड्रिल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 2-3 ड्रिल्स। इसमें मेन चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी ड्रॉप ना हो। अगर ये जल्दी ड्रॉप हो जाएगा तो बॉल पीछे छूटेगी, और पीछे छूटेगी तो बॉल फुल टॉस गिरेगी। दूसरा, आपका वेट ट्रांसफ़र पूरा होना चाहिए। आपको सामने वाले पैर पे खड़े होकर बॉल डालना है। अब मैं यहाँ पर ब्रेस लेग टर्म इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसके लिए बने ही नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपका ये जो फ्रंट चेन है ये ब्लॉक हो। मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि हिप लॉक होगा तो आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी टू बोल यॉर्कर्स। जब आप यॉर्कर डालना सही से सीख लोगे, आपकी बकेट लिस्ट में जितने भी डेथ के बैट्समैन हैं वो सारे कवर होते हैं। सपोज़ करो आपने डेथ में बॉल डालनी है और आपका यॉर्कर बहुत अच्छा है, तो आप मान के चलना कि आप मोस्ट ऑफ द विकेट्स ले जाओगे इफ़ यू हैव डिसेंट स्पीड। और अगर स्पीड थोड़ी एवरेज भी है ना, तब भी आपके बकेट में कुछ ना कुछ विकेट्स रहेंगे। थोड़ा सा अगर आपने स्पीड और अपनी स्विंग और बाकी स्किल्स पे काम किया तो आप हर मैच में 5 से 7 विकेट आसानी से ले सकते हैं। तो अगर आप ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आपके करियर में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आप एक बेहतर और तगड़ी यॉर्कर डाल पाएँ। और देखिए, ये सारी टिप तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे इंस्टा यूट्यूब पे सिर्फ प्लेयर अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इन्हीं डिलीवरीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आज जानते हैं कि हम बाउंसर्स को कैसे डाल सकते हैं। देखिए, बाउंसर कई टाइप की होती है। स्लोअर बाउंसर, तेज़ वाली बाउंसर, स्किटी बाउंसर, और लेंथ बहुत मैटर करती है बाउंसर में। एक अच्छा बाउंसर इस पोजीशन में होता है। अगर सर के ऊपर कोई बाउंसर जा रहा है, ये वर्थ इट नहीं है। आपने अगर कोई बॉल डाली है और वो प्ले में नहीं है, सपोज़ करो आपने कोई बॉल डाला लेकिन उस बैट्समैन उसको कोई शॉट ही ऑफर नहीं कर रहा है, तो आपकी डिलीवरी वेस्ट है। आपको मेक श्योर करना है कि बैट्समैन उस बॉल को खेले। तो ये मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा बॉल पीछे ना डालें। दूसरा, बहुत ज़्यादा अगर आप आगे डालेंगे तो ये चिन लाइन से नीचे हो जाएगी और वो शॉर्ट ऑफ ये 3/4 वाली बॉल पड़ेगी। उसके अपने अलग बेनिफिट हैं, लेकिन हम इससे ऊपर की बात करें, ये जो कॉरिडोर होता है ये बाउंसर्स में काउंट होता है। अगर इससे नीचे बॉल है तो वो 3/4 की बॉल है। लाइक आई सेड, इसके अपने एक अलग बेनिफिट है जिसमें आप बैट्समैन को बैकफुट पे रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं। ना तो आगे जाने का टाइम होता है ना पीछे जाने का। लेकिन बाउंसर में लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि वो आपको आगे से ही कैसे पुल मार सकते हैं, जैब कर सकते हैं, और पीछे जाके कैसे हुक कर सकते हैं। ऐसे में आपको बैट्समैन का स्टांस पता लगाना होगा और उसको सेट करना होगा बाउंसर के लिए। जो मैंने पहले बताया कि बाउंसर का लेंथ बहुत मैटर करता है, तो उसका भी ध्यान देना है। दूसरा, अब ये होगा कैसे, ये तो हमने प्लान बना लिया कि इसको कब करना है। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये सभी चीज़ आप जब कर लेंगे, आपको लगानी है फील्ड। आपने जो बॉल डालनी है उसकी आपके पास फील्डिंग होनी चाहिए। सपोज़ करो आपने उसको बैट से भी बॉल लगवाया या फिर अच्छा कनेक्ट हो गया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर अगर बंदा खड़ा है तो वो कैच आउट होना चाहिए। अगर आपने बॉल प्लान कर ली और फील्डिंग नहीं रखी है वहाँ पे, तो आप एक वेस्ट बॉलर है। आपने अपनी बॉल वेस्ट कर दी, अपना करियर ख़राब कर दिया है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि फील्डर होना बहुत ज़रूरी है। एक स्मार्ट बॉलर का पहचान होता है। अब हमने प्लान वो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसको मैच में कैसे एग्जीक्यूट करोगे और एग्जैक्टली इसकी प्रैक्टिस करनी कैसे है टेक्निकली। सपोज़ करो आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप बाउंसर डाल पाओ, तो इसके लिए क्या करना है। देखिए, जब भी आप बॉलिंग करते हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि आप
अपने लेंथ को पहले प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपसे बाउंसर नहीं कर रही है तो आपको ये इंटेंशनली कोशिश करनी है कि अपनी लेंथ को पीछे खींच के आप पटकें, रिगार्डलेस ऑफ बॉल यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है या फिर यहाँ जा रही है, आपको ये मेक श्योर करना है। दूसरा, जब आपकी लेंथ पीछे कंसिस्टेंटली हिट होने लगे और बॉल राइज करने लगे, तब आपको एक कॉरिडोर में मीटर के से नाप के बॉल डालना है। जो बाउंसर का लेंथ होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जितना मीटर इसमें दिखा रहा है एग्जैक्ट उतने ही मीटर पे आपको बाउंसर डालना है, डिपेंडिंग अपॉन बंदा क्रीज के अंदर खड़ा है या क्रीज के बाहर खड़ा है। टेक्निकली आपको क्या चीज़ें चेंज करनी है आपको अच्छी बाउंसर डालने के लिए। देखिए, रनअप में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ किसी भी डिलीवरी को अगर पकाना है तो उसको आप शॉर्ट रनअप से पकाएंगे। अगर शॉर्ट रनअप से नहीं आपने ट्रेन किया तो लॉन्ग रनअप से आपको लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। जैसे शॉर्ट रनअप से आपकी ये चीज़ एग्जीक्यूट होने लगे, धीरे 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 अपने रनअप को बढ़ाओ। दूसरी चीज़ जो आपको एग्जीक्यूट करनी है वो है आपका नॉन बॉलिंग आर्म पुल। अगर आप एक हाथ से बॉल डालते रहोगे तो आज नहीं तो कल ये जवाब दे जाएगा। शोल्डर इम्पिंजमेंट की शिकायत आएगी, आपके यहाँ पेन बना रहेगा, आपकी बैक में बहुत दर्द होगा। तो आपको अपनी पूरी बॉडी से एफर्ट निकालना है। अगर ये नहीं कर पाओगे ना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बाउंसर्स नहीं डाल पाओगे। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, नॉन बॉलिंग आर्म को रोकना आना चाहिए सही टाइम पे। अगर आप इसको रोक लोगे और यूज़ कर लोगे, आप जैसा कोई बॉलर नहीं होगा इस दुनिया में। इसको हम टेक्निकल सेशंस में इंस्टाग्राम पे बहुत बार कवर कर चुके हैं। आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीखने वाले बंदे हो, जाकर वहाँ पे ज़रूर चेक करो। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी रिस्ट को फ्लिक करना है जब आप शॉर्ट रनअप से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर जाएं। अगर आप रिस्ट को फ्लिक करोगे तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा निप जनरेट होगा। सपोज करो कोई ऐसे रिलीज़ करने से बॉल यहाँ तक आती है, निप से एक सडन बाउंस मिलेगा और थोड़ा सा एलिवेशन भी मिलेगा आपको। सो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ड्रिल्स हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस एकेडमी में, ये आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो आपका समय भी वेस्ट है, मेरा समय भी वेस्ट है। यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द कोर्स, लेकिन इन सभी चीज़ों को आप लगातार कैसे कर सकते हो? आप अपनी इस बॉडी से एक लिमिटेड काम करा सकते हो, लेकिन इससे बार बार काम कराने के लिए इसको फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और डिटेल्ड डाइट के ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे, और आपको नोट पैड भरना है इस पूरे सेगमेंट से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका किसी का भी कितना भी बजट हो, आप उस बजट में कैसे और बेहतर कर सकते हो, ये जानेंगे इस सेगमेंट में, जो कि है हमारा डाइट सेगमेंट। आप अगर एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है, क्योंकि आप जो खाते हो वैसे ही दिखते हो। सो कवर करते हैं अपना डाइट सेगमेंट और फिर बढ़ते हैं उसके बाद अपने लास्ट फेज की तरफ। टुडे वी आर कवरिंग डाइट योर न्यूट्रिशन। तो किसी को थोड़ा बहुत सेंस होगा ना, वो जल्दी समझ जाएगा चीज़ों का। न्यूट्रिशन जो ऑन पेपर यूट्यूब इंस्टाग्राम सब पे आप देखते हो, उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी के लिए, मैं एक वर्ड में उसको खत्म करना चाहता हूँ, स्लीप। आप दुनिया की कोई भी डाइट खा लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आप सोते नहीं हो ना, वेस्ट है सब कुछ। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप सोते नहीं हो, इफ यू आर नॉट टेकिंग स्लीप, सब कुछ फेल है। तो ये दिमाग में जो भी आज सीखने वाले हैं हम लोग, अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है भाई, सारे लोग सुनना। जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इधर देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोना, और वो भी एक टाइमिंग के अंदर। सपोज करो आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, तो ये टाइमिंग कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। 5 बजे उठ रहे हो, 9 बजे सो रहे हो, ये टाइमिंग मत बदलना। एक टाइमिंग सेट कर लो और उसी टाइम की एयरफेयर में खेलो सारा गेम। नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एनर्जी का सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। पता है सबको? आपके घर पे जो भी खाना बनता है, रोटी, आलू, राइस, सबसे ज्यादा सोर्स किसका रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्यों रहता है? क्योंकि हमें थ्रू आउट द डे एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उसके दौरान मसल ब्रेकडाउन भी होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? क्या चाहिए होता है? बेसिकली प्रोटीन। एंड ऑल्सो व्हेन यू रन, व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या जाता है हमारी बॉडी से? पसीना। क्या लॉस होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, सॉल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ चीज़ों को। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम सब लोग, जो फिटनेस इंडस्ट्री में भी कोई नहीं बता रहा है, फैट्स। हम लोग फैट्स को गलत समझते हैं। अब फैट दो टाइप के होते हैं, एक बैड फैट होता है, एक गुड फैट होता है। बैड फैट जो आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हुए आ रहे थे, जो वी यूजुअली डू दैट, एक जंक फूड्स जो आप बाहर खाते हो, पिज्ज़ा, मैगी, समोसा, ये सब जो खाते हो, दीज आर बैड फैट्स। गुड फैट्स कौन कौन से होते हैं? घी, पीनट बटर। फैट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लिवर एंड ब्रेन, जॉइंट्स, एवरीथिंग। इसकी कहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है, उस डिटेल में जाने वाले बहुत लोग हैं। आप भी एक टैब पे सर्च कर सकते हो सबको, है ना, फैट्स किसके लिए होते हैं। बट हमें जरूरत है ये समझने की कि इन सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास हॉस्टल में जो मील आती है, आप उस मील को ध्यान से देखना।
कि मेरे पास राइस है, चपाती है, सब्जी है, सैलेड है। क्या चीज़ मिस हो रही है? प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा सा मिस होता है, फैट मिस होता है और इलेक्ट्रोलाइट मिस होते हैं। तो इनको हम कैसे लेंगे? सप्लीमेंट करेंगे। कई लोग ना बहुत अच्छे घर से आते हैं, उनके खाना मिलता है, लेकिन स्टिल दे लैक इन न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हर चीज़ नहीं पॉसिबल है ना। उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? सप्लीमेंट्स। पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? खाने को। पता है आप, मैंने कई लड़के ऐसे देखे हैं जो हॉस्टल या घर का खाना पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। ऐसे तो नहीं रहोगे। आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया का सीजनल फूड तो खाओगे ना। सुन रहे हो सब लोग कान खोल के? तो आपका घर का खाना इज इम्पॉर्टेंट, बट उसका पोर्शन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैलोरी आप वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, उसके हिसाब से, जो आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से। BMI निकालना बहुत आसान है, गूगल पे कर लेना। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हम फिर से आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी कई कैटेगरीज हैं। तो सबसे बेस्ट कैटेगरी पोटैटोज। आप पोटैटोज खाओ। दही, मैं आपको बताता हूँ प्री वर्कआउट के बारे में। आप जब जाते हो वर्कआउट के लिए, दही आलू बेस्ट है। अगर आपको शकरकंद मिलती है, बेस्ट है दही आलू। समझ में आ रहा है? ये बेस्ट सोर्सेज है। आपको दही ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में, जिससे कि आपको एंजाइम्स मिलते रहेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, गुड फैट्स भी होते हैं। ठीक है, सब लोग अब सब, जैसे मैं भी पोर्शन की बात कर रहा था, उस पोर्शन में प्रोटीन मिसिंग था, गुड फैट्स मिसिंग था, इलेक्ट्रोलाइट मिसिंग थे। तो अभी इन्हीं की हमें सप्लीमेंटेशन करनी है। अब जैसे गुड फैट के लिए आप घी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे अभी मैंने एक प्री वर्कआउट मील बताई है, एक और बताता हूँ, बनाना एंड पीनट बटर। ज़रूरी नहीं है ब्रेड लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ब्रेड में चीटिंग होती है। ब्राउन के वो कलर ब्राउन होता है। तो हम सिर्फ ऐसे एक चम्मच ली और खाया और आगे भाग। और कोशिश करो कि कोई फ्लेवर्ड पीनट बटर ना खाओ। फ्लेवर्ड नहीं खाना है, रॉ लो। ब्रांड, मैं किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या फिर मैं स्पॉन्सर्ड होकर आपको नहीं बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट ब्रांड है पिंटोला, भी जो मैंने यूज़ किया। हो सकता है और भी मार्केट में अवेलेबल हो, पिंटोला के साथ जाइए। ठीक है, इससे बेहतर कुछ होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ गुड फैट्स एंड प्रोटीन का बता रहा हूँ। इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन एंड फैट्स। पोर्शन का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अभी हमें ओमेगा 3 भी पूरा करना है। ठीक है, ये किस लिए अच्छा होता है आप वीडियोस में देख सकते हो, वीडियो के साइड में आएगा, और आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा 3 के लिए टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, आप परचेज कर लो। एक बहुत चीपेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा। आप अखरोट खाओ, अगर कोई ओमेगा की कैप्सूल्स नहीं खाना चाहता, अखरोट खा सकते हो, अखरोट खाइए। अब ये वाला फैट वाला पोर्शन कवर हो गया। और भी चीज़ें हैं जिनसे आप कर सकते हो। आपकी मील्स में ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे एवोकाडो वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें भी गुड फैट्स होते हैं, तो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं ये भी। फैट वाला पार्ट क्लियर। अब आता है प्रोटीन पे। आपके पास इंडिया में 2-3 सोर्सेज होते हैं। इंडिया में क्या, हर जगह 2-3 सोर्सेज होते हैं। इंडिया में स्पेशली हम पनीर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो लड़के पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें देखना चाहते हैं वो पनीर के साथ जा सकते हैं, सोया चंक्स के साथ जा सकते हैं, दाल और नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनका बैलेंस बनाओ अपनी डाइट में। ठीक है, सीड्स, हाँ ऑब्वियसली ये जो मिक्स सीड्स आते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट इनको ये नहीं है कि कोई एक पोर्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बैलेंस बनाना है। ये सारे जब हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और ये जो लास्ट वाला पार्ट था, हाइड्रेशन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोग नट्स, दालें, सोया चंक, चनों के साथ भी जा सकते हैं, जो हम सत्तू बोलते हैं जिसको, उसके साथ भी जा सकते हैं। उसमें थोड़ा कार्ब्स मिल जाएंगे आपको, एंड इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा भागने का ज़्यादा काम है। तो डोंट जज योरसेल्फ कि हमें बिल्कुल भी, पहले ना मैं जब छोटा था तो मैंने अपने बड़े प्लेयर्स को, जो क्योंकि उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, जो सीनियर, वो वे प्रोटीन भी लेते थे, आइसोलेट प्रोटीन लेते थे वो लोग। इट्स गुड फॉर बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना है, रेस्ट करना है, फिर तुरंत ट्रेनिंग करना है। यार हमको तो एनर्जी भी चाहिए ना यार, थोड़ा बहुत कार्ब्स ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, एवरीबॉडी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया की कोई सी भी ट्रेनिंग कर लेना, आप सबकी स्पीड बढ़ती है, बाकी अकेडमीज में भी स्पीड बढ़ती है। स्पीड मेंटेन कैसे होगी, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे आप उसको मेंटेन करोगे? आपके लेवल अप हो गए आप। अगर आप वही खाना खाते रहोगे, वही ट्रेनिंग करते रहोगे, तो आप कभी ऊपर नहीं बढ़ोगे। हमें अगर 140 को 130 को मेंटेन करना है, तो हमें एक तो ट्रेनिंग में भी लेवल अप करना पड़ेगा, माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, और डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 110 वाली डाइट लोगे तो 140 वाला रिजल्ट ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाएगा। दिमाग के साथ मैं भी आपको 2-4 देके थोड़ा पुश करके स्पीड निकलवा सकता हूँ आपसे, ये जो चलता है, बट उससे वो सस्टेनेबल नहीं है ना। कभी भी देखना, आपका परमानेंट इंप्रूवमेंट इन सारी चीज़ों पे काम करने से ही आएगा।
इन सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस आपका। अगर आप पेशेंस रखते हैं और इनमें प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस का पार्ट है। वो लड़का जो सुबह उठ के अपनी मील कुक कर रहा है, जो क्योंकि आप सब बाहर रहते हो, जो मील कुक कर रहा है, यहाँ से जाने के बाद अपनी मील को खुद कुक कर रहा है, या जो जो हॉस्टल में रहता है उसके बावजूद वो अपने जो पोर्शन में लैक कर रहा है, हॉस्टल वाले हाथ खड़े करो, जो पोर्शन में लैक कर रहे हो, जैसे प्रोटीन में लैक कर रहे हो आप लोग, कार्ब्स मिल रहे हैं, फैट में लैक कर रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐड कर रहे हो, बस इन्हीं तीनों पे सप्लीमेंट्स करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप आधी चीजें कार्ब्स की भी लेके घूम रहे हो, कार्ब्स तो ऑलरेडी मिल रहे हैं ना, आप उसका पोर्शन पूरा हॉस्टल का खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? प्रोटीन के लिए पीनट बटर आप ले सकते हैं, दही खाइए, ठीक है, उसमें गुड फैट्स भी मिल जाएंगे आपको, नट्स, वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं आप, जो भी हैं, आपको कोई भी ब्रांड का प्रोटीन चाहिए, जो आप सो कॉल्ड मसल ब्लेज वगैरह, ये सब जितने भी ब्रांड चाहिए, मैं आपको इन इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा डिस्काउंट दिलवाऊंगा और ऑथेंटिक दिलवाऊंगा। आप बस खरीदने वाले तो बनो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले तो बनो, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट और इन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब ऑब्वियसली ऑथेंटिक तो वो भी दिलवा रहे होंगे, लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी प्लस इन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। ये कोई वो प्रमोशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो खुद भी खरीदिए, आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। घर के खाने को ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए, ठीक है। जब तक हम और ज़्यादा लेवल अप नहीं करें, अटेंशन टू डिटेल पे और ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब तक इन सर्टेन लेवल अचीव नहीं कर देते। जब हमें परफॉर्मेंस में बिल्कुल ही पीक चाहिए, तो हम अपने मैक्रोज, माइक्रोज, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने फैट्स लेने हैं, कितने ग्राम्स, ये समझ रहे हो? एक रेट बेस करते हैं हमें ना। मेरी टारगेट ऑडियंस अभी फिलहाल के लिए वो है, जो ऑडियंस है अभी, जैसे आप लोग हो, आप लोग बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें देख रहे हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है जिसको, आप नींबू, चीनी और नमक, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल का पाउडर मिला लिया, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो इलेक्ट्रोल छोड़ दो, पैसे बिल्कुल ही नहीं है तो इलेक्ट्रोल छोड़ दो, आप इन्हीं से काम चला लो, मैंने खुद किया ये सब नहीं बस, ठीक है, बेस्ट। और जिसके पास पैसे वो क्या कर सकता है, एनर्जल के साथ जा सकता है, ORS के साथ जा सकता है, PCAAS के साथ जा सकता है, EAAS के साथ जा सकता है वो, ठीक है। बट देखना कि वो जेन्युइन हो। समझ आ रहा है? सारे अमीनो एसिड्स पूरे होना जरूरी है। और जो और इन्वेस्ट कर सकता है वो अपना ना मिनरल, वाइटामिन, इनके पे टेस्ट होते हैं, देखो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है आपके अंदर, प्रॉब्लम कहाँ है। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर डेफिशिएंसी है वहाँ पे आप उसको डाइट के थ्रू बूस्ट अप कर दो। तो आप लोग क्या करते हो, सप्लीमेंटेशन के चक्कर में आप वो भी चीज़ खिला रहे हो जो बॉडी में ऑलरेडी है, ऐसा मत करिए, ठीक है। वो मोशन में निकल जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, प्रोटीन मोशन में निकल जाएगा, उतना दो जितना नीडफुल है, ठीक है। कई लोग देखते हैं, तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी आपने देखा होगा, एक दो, मैं बता दो, 30 अंडे बना के तुमको मोटिवेट कर रहे होते हैं, ये दिस इज़ रॉन्ग यार। वो खाने में पेट फुल हो जाएगा एंड उसके बाद आपका मोशन में निकल जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से बुरी चीज़ों को निकालना शुरू करो। अगर कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो उसको बैलेंस करो, थोड़ा प्रोटीन का पोर्शन ऐड करो, आपकी जो थाली होनी चाहिए वो पूरा बैलेंस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब वो कितनी होनी चाहिए इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, ये देखो कि लैक कहाँ पे है। मैं अभी रैंडम, अश्विनी कहाँ लैक आ रहा है अभी, प्रोटीन कितने ग्राम, हाँ तो 30 ग्राम, देख कहाँ से सप्लीमेंट कर सकता है। आपके कहाँ हो रहा है लैक? कार्ब्स तो पूरे दिन लेते होगे, कि कार्ब्स अभी और कम हो रही, कार्ब्स तो ऐसे बढ़ते हैं रास्ते में यार, कहीं भी ले लो। प्रोटीन पे हो रहा होगा कमी, फैट में हो रहा होगा, और गारंटी से बता रहा हूँ, जो लोग वीडियोस देख रहे हो या फिर तुम भी, सबके साथ गलत फैट लेते हो आप लोग, आप राइट फैट पे शिफ्ट कर जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यार। पहलवान देखें, पहले पहलवान देखें दंड बैठक लगाते हुए, उनके शरीर देखें, कोई जिम नहीं जाते, रस्सा चढ़ते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, उनके शरीर देखना, वो सिर्फ घी पे जिंदा है, और सिर्फ नट्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे, बादाम रगड़ा। किस किसने बादाम रगड़ा पिया है? बेस्ट डाइट, बेस्ट डाइट, प्रोटीन, गुड फैट्स, गुड़बंदी बादाम ले लो, फुलवंगस जाओ, मजा आ जाएगा, सारी डाइट वहीं से मिल जाएगी। 5,000 के अंदर आपका 1-1.5 महीना 2 महीने का सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। और वाइटामिन्स के लिए आप एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ले लीजिए, जिससे कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है। सपोज किसी में B12 की डिफिशियंसी है, या जो भी डिफिशियंसी है, आप डेली एक टैबलेट ले लिया करो लंच के बाद, ठीक है। इनका इफेक्ट अभी समझ में नहीं आएगा। 90% लड़कों को कभी यहाँ पेन, कभी वहाँ पेन, कभी यहाँ पेन, अब करते कुछ हो नहीं, पेन क्यों हो रहे हैं, यही तो रीजन है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सब होता है। अब जैसे आप
आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ वाटर। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब खा लो आप पानी मत पियो, आप फिर भी पागल हो जाओगे। इन सबको डाइजेस्ट, इन सबको एक वर्ड, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी तभी स्टार्ट होता है जब इनफ वाटर होगा अंदर, ठीक है। ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इज एसेंशियल। इन सबकी साइकिल को मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर माइंड, जब आपकी बॉडी 70% किससे बनी है? पानी से। तो इसको अगर पानी नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? लड़कों के चेहरे पे दिखता है कौन कितना पानी पी रहा है। और मेक श्योर करो कि पानी बिल्कुल खाली मत पियो, कुछ ना कुछ पानी से बनी हुई चीज पियो, या पानी को बना लो, इलेक्ट्रॉल मिला लिया, ठीक है। कभी कुछ किया, एक्सपेरिमेंट करा करो, देखो कि पानी से जूस बना लिया, कुछ एनीथिंग। पानी को खाली मत पियो, ऐसा ना बोरिंग हो जाएगा बहुत, ठीक है। स्मूदीज वगैरह ऐसे पिया करो, हाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा पियो, ठीक है। कई लोग तो कमेंट करते हैं कि जूस नहीं पीने थे, यार पियो अगर अवेलेबल है तो। हाइड्रेशन एज ए हाइड्रेशन ही पी लो उसको। सीजनल फ्रूट, इस वक्त जो फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में सारे खाओ, अमरूद या फिर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, जस्ट हैव इट। वो एक रीजन की वजह से सीजन में ही अवेलेबल होता है। इस मौसम में जॉइंट्स में पेन होता है, अमरूद हेल्प करता है उसमें। तो जितने भी सीजनल फूड होंगे सब और हर जो स्टेट्स में आप देख रहे हैं, हर स्टेट के फ्रूट्स भी अलग होंगे। इस टाइम ऊपर एप्पल चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ के फ्रूट्स खाओ, वो आपके इसी चीज़ के लिए बने हैं। फोकस एवरीबॉडी। तो जो भी फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप 50 रुपये लेके जाओ, एक एक सारा पिक कर लो। और सारे नहीं खाओगे, थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन खा लीजिए। 2-3 50 रुपये में यार हो जाएगा तुम्हारा 1-2 दिन का काम ना। गया ये तो ये चीज़ हो गई। बाकी प्रोटीन के लिए भी बता दिया, सप्लीमेंट्स के लिए भी बता दिया मैंने कि कहाँ से अवेलेबल कर सकते हो आप, मैं आपको करा दूंगा। दूसरा, कोई चीज़ मिसिंग है? कोई चीज़ मिसिंग है? अब चीपेस्ट हमने बता दिया। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि बाद में नहीं बताऊंगा मैं, ये सेशन दोबारा नहीं लूंगा। पूछो, किसी के माइंड में कोई डाउट है? कार्ब्स 1.5 ऑफ, हाँ हाँ का पता नहीं लगता है कितना लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन का आपने बताया कि 1.5 ग्राम लेना चाहिए पर केजी। देख, ये चीज़ डिपेंड करती है तेरा कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला पार्ट है ये। तो मैं ये तब बता पाऊंगा जब तेरा कैलोरीज का आउटपुट, वेस्टेज कितनी हो रही है, तभी तो बता पाऊंगा कितनी कैलोरीज लेनी है तेरे को, कितना कार्ब लेना है। तो ये तो एक अजीब सा क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये चीज़ आप बहुत आसानी से गूगल पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे कितना कार्ब चाहिए, मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरी एज इतनी है, मेरा डेली का एक्टिविटी का इतना है कि मैं इतनी कैलोरीज बर्न करता हूँ। वो ट्रैक नहीं कर पाते हो। हर बच्चा एक चीज़ में जरूर इन्वेस्ट करेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा खर्चा करवा रहा हूँ। सुनो भाई सारे, एक स्मार्ट वॉच लो अच्छी कंपनी की, स्मार्ट वॉच लीजिए, उसमें डेली आपको आपकी कैलोरीज बर्न कितनी कर रहे हो पता चलेगा, कितने स्टेप्स चल रहे हो ये पता चलेगा आपको। और वो डेटा मुझे दो, मैं आपको बताऊंगा आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी। समझ में आ रहा है? सबके हाथ में एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, आपको पता चलेगा। जो बेस्ट एथलीट होगा उसके स्टेप्स देख लेना, उसकी कैलोरीज बर्न देख लेना, उसकी डीप स्लीप देख लेना, आता है ना डीप स्लीप, उसकी डीप स्लीप देख लेना, उसका SpO2 देख लेना, उसका ऑक्सीजन वगैरह जो भी सिस्टम है सारा चेक हो जाएगा। आपको एक एलीट एथलीट में और आप जो नॉर्मल हो उसमें डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। एग्री करते हो इस चीज से? सब लोग एक बेस्ट बजट वाली और अच्छी, जिसमें ये डेटा एक्यूरेट आता हो, वो स्मार्ट वॉच परचेज कर लीजिए। उससे आपको अपना डेटा, मैक्सिमम डेटा क्लियर हो जाएगा हेल्थ को लेके, ठीक है। 100% एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं है उस दुनिया में। और जिसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो अपने मिनरल्स, विटामिन्स के, इन सब के टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? पानी पीजिए और अच्छे अमीनो एसिड्स जरूर लीजिए, ठीक है। BCAAs में इन्वेस्ट करिए, अच्छे BCAAs में। क्रिएटिन, मोस्ट डिस्कस टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ये किसको लेना है किसको नहीं लेना, भाई पहले अपने ट्रेनर्स और वेदर को देख के इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना है। कई लोग क्रिएटिन ले रहे हैं, पानी वानी पीते ही नहीं है और ट्रेनिंग में भी उतना इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, ठीक है। क्रिएटिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट, ठीक है। अब लोडिंग और डीलोडिंग फेजेस होते हैं, आपको अपने ट्रेनर से पूछ के ही चीज़ें लेनी है, कितना डोज लेना है, कितना नहीं लेना है, कब बंद करनी है चीज़ें। समझ में आ रहा है? किसी भी विटामिन को आप अननेसेसरी इनपुट मत करिएगा कि आप विटामिन B2 ले लिया, कोलाजन ले लिया, सब ले लिया मैंने, ऐसे नहीं करना। आप मल्टीविटामिन का टैबलेट्स हो जिसमें एक टैबलेट में सारी चीज़ें होंगी, बस खाया लंच के बाद काम खत्म। समझ में आ रहा है? आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ मिस हो गया? देखिए, कार्ब्स को आप कोशिश करो कि आप एक्टिविटी से पहले लो,
एक्टिविटी, कोई हैवी एक्टिविटी करने वाले हो तो कार्ब्स आप पहले लो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कार्ब्स एक्टिविटी कैसी है। जब भी आप कोई रिगरस एक्टिविटी में जा रहे हो, सपोज कोई बॉलिंग करनी है, तो आप वो चीज़ खाओगे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और उसमें कार्ब्स भी है। तो बेस्ट चीज़ बनाना, शकरकंदी, आलू, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और भी सोर्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ठीक है, मैं अगर तुमको पूरा ही सब कुछ बता दूंगा तो यार तुम्हारी फिर मेहनत क्या है। ठीक है, ऐसी चीज़ का, और उसको, इसी चीज़ को मैं सिंपल कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, जिससे कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। वो चीज़ खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट होती है मैथ से पहले। समझ आ रहा है? टाइमिंग, हमेशा एनर्जी हमें वर्क करने के लिए चाहिए होती है, तो हम पहले एनर्जी देंगे क्योंकि उसे आउटपुट चाहिए। ठीक है, और फैट्स भी आप पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल थोड़ी नहीं है। पोस्ट वर्कआउट मील में मुझे लगता है कि आपको फैट्स की जरूरत तब है जब आप रेस्टिंग पीरियड में, कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी पहुंच जा रही है तब। ठीक है, Congratulations. सेगमेंट। नमस्कार, मैं अंकित पाठक, फास्ट बॉलिंग कोच, आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जिसमें आज हम जानेंगे कि क्यों बहुत सारे बॉलर्स सक्सेस मिलने से पहले ही क्विट कर देते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर्स, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स क्यों सक्सेस मिलने से पहले क्रिकेट ही छोड़ देते हैं, क्यों वो फास्ट बॉलिंग को ही क्विट कर देते हैं। आपके मन में भी सवाल होता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे एक लेवल पे क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी और मैं फिर कैसे लाइफ जीऊँगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको मिलेंगे और एग्जैक्टली जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फास्ट बॉलिंग क्विट करने पे मजबूर कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से वो फैक्टर है जिनकी वजह से लोग क्विट करते हैं। और ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे को वो क्रिकेट में डाल रहे हैं या फास्ट बॉलिंग जैसे एक सेगमेंट में डाल रहे हैं जहाँ पे उनको एक रिगरस एक्टिविटी करवानी है, तो बच्चे का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा। सो आज हम जानेंगे कि वाई फास्ट बॉलर्स क्विट बिफोर सक्सेस। ओके, वी ऑल नो फास्ट बॉलिंग इज़ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन क्रिकेट। इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि आप भागें, फिर जंप लें, फिर एक अजीब से एक्शन के साथ, जो कि ह्यूमनली कई बार पॉसिबल भी नहीं है कई लोगों के लिए। एक बॉल को डिलीवर करना, जो बॉल मूव भी होती है, टप्पा करके रिएक्ट भी करती है, और इन सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल बैठाना। और जो लोग इस कंट्रोल को बैठाने में फेल हो जाते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलिंग को क्विट कर देते हैं। सो नंबर वन थिंग, फास्ट बॉलिंग इज़ नॉट नेचुरल फॉर ह्यूमन बॉडी। अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है तो आपको ये सोच समझ के आना पड़ेगा कि इट्स नॉट नेचुरल। आप पैदा फास्ट बॉलर हो ही नहीं सकते। हाँ, जेनेटिकली आप एक तेज एथलीट हो सकते हो, लेकिन फास्ट बॉलिंग इज़ अ टोटल डिफरेंट गेम, जिसमें आपको भागना भी है, जंप भी करनी है, और एक काउंटर अजीब से एक्शन के साथ जिसमें इंजरीज भी पॉसिबल है, उस एक्शन के साथ आपको पूरा रोड मैप तैयार करना है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप लोग इंजर्ड होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फास्ट बॉलिंग करने से रोकेगी वो है आपका शरीर। अगर आप इनफ फिट नहीं हैं फास्ट बॉलिंग जैसी एक्टिविटी करने के लिए, अगर आप 8-10 ओवर आसानी से नहीं डाल सकते हो, तो आप नहीं बन पाओगे फास्ट बॉलर, आप इंजर्ड हो जाओगे। और इंजरीज फास्ट बॉलर्स को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। सो अगर ये शरीर, ये स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर है, तो आप बॉलिंग को सीख ही नहीं पाओगे, और जब सीख नहीं पाओगे तो उसको बार बार कर नहीं पाओगे, और अगर बार बार बॉलिंग को करोगे नहीं तो क्या मैच खेलोगे, क्या सक्सेस मिलेगी आपको। सो इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट फिट इनफ, तो यू कैन नॉट बोल फास्ट, यू कैन नॉट इवन बोल लॉन्गर। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, योर फिटनेस इज़ एसेंशियल। इसीलिए हमारे सेंटर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सिर्फ फिटनेस को दी जाती है। दिन का पहला सेशन इज़ फॉर फिटनेस,
फिटनेस रैंडम फिटनेस नहीं, किसी को भी कुछ भी करा दिया, जो नीडेड है वो। सो आपको भी अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो वही करना है जो आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ जो आजकल के फास्ट बॉलर्स को आगे बढ़ने से रोक रही है और जो एज अ कोच मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दैट दे आर चेजिंग स्पीड, दे आर नॉट चेजिंग फिटनेस, दे आर नॉट चेजिंग शेप, दे आर नॉट चेजिंग बायोमैकेनिकल करेक्शन, दे आर ओनली चेजिंग स्पीड। एंड इट्स ब्रूटल हार्श ट्रुथ कि जो लोग ये कर रहे हैं वो सब के सब का कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको फिट होना है, अपने बायोमैकेनिक्स को चेक कराओ सही है कि नहीं, उनको ठीक करो। इफ़ दे आर गुड इनफ 80-90% अगर तुम ठीक एक्शन के साथ बॉलिंग कर लेते हो तो तुम सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं वर्ल्ड में कोई 100% करेक्ट एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा है। सबके अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, चाहे किसी भी बॉलर का आप नाम ले लो, मैं 50 गलतियां उस बॉलर के अंदर बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट है, आप 80-90% डिसेंट एक्शन के साथ आप बॉलिंग कर लेते हो, बार बार कर लेते हो, तो आप स्पीड भी बढ़ा लोगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को ना होने के बावजूद अगर आप सिर्फ स्पीड खेलोगे, यू कैन नॉट प्ले दिस क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करें। जो आपने स्पीड का गोल बना लिया है, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो अवॉइड चेजिंग स्पीड, चेज एक्सीलेंस। नेक्स्ट थिंग जो बच्चों को क्विट करा देती है इज़ पुअर कोचिंग एनवायरनमेंट। अनफॉर्चुनेटली पूरे भारत में अगर कुछ गिने चुने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं भी, तो उनमें मुझे लगता नहीं है कि जो फास्ट बॉलिंग की स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं, दे नो अबाउट द बॉडी, दे नो अबाउट द मूवमेंट्स, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक्शन और बायोमैकेनिक्स और बॉलिंग के बारे में जानते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचेस, बट ऐसा इंटीग्रेशन जैसा पाठक अकेडमी बीच में मैंने तो कहीं देखा नहीं, और इसीलिए हम बैक टू बैक रिजल्ट्स देते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। अब सवाल आता है कि आप कोचिंग एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करेंगे। आपको स्मार्टली खुद को समझना है और अडेप्ट करने की कोशिश करनी है कि मैं जहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ क्या बेहतर है, और मैं खुद की इंटेलिजेंस के साथ कैसे अपने आप को स्केल अप कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ हमसे जुड़ के जहाँ आप हैं वहीं रहकर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सबका यहाँ मेरे पास आना पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ मुझे लगती है, जब इतनी नॉलेज मैंने दे दी है आपको, कि आपके पास पेशेंस नहीं है। आपकी जितनी भी एज हो चुकी है, आप एक दिन में बड़े नहीं हो। हर दिन स्टेप बाय स्टेप आपने जिया है और उसका एक मज़ा है। तो प्रोसेस का मज़ा लेना सीखो, पेशेंस रखो, आप ज़रूर इम्प्रूव हो जाओगे। जब आपका गट, आपकी फीलिंग कहती है कि हाँ ये सही प्रोसेस है, आप ज़रूर इम्प्रूव कर जाओगे। तो सही प्रोसेस को पकड़ो और पेशेंस रखो। अगर पेशेंस नहीं है, सही चीज़ को करते करते आप बंद कर दोगे, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो अगर पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेस से पहले अपनी फास्ट बॉलिंग को क्विट कर दोगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फास्ट बॉलर सक्सेस मिलने से पहले क्रिकेट इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया के कंपैरिजन में फंस जाते हैं कि किसी प्लेयर को 14 साल में सक्सेस मिल रही है, किसी को 40 साल में सक्सेस मिल रही है। ऐसे एग्जाम्पल्स वो देखते हैं और फिर उनके साथ कंपेयर करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई दोस्त उनका जानने वाला खेल गया तो उससे कंपैरिजन चालू। यही चीज़ है जो पेरेंट्स से प्रेशर दिलाती है बच्चों को, और कुछ बच्चे तो खुद पे ही प्रेशर बनाते हैं। सो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक क्रिकेटर हो, फास्ट बॉलर हो, आपको कभी भी कंपैरिजन करना नहीं है। आपको बस खुद को हर दिन बेहतर करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते हो। आपका मैं चाहता हूँ कि फिर आपका कद बिल्कुल ना हो। ये तो 100% सच है कि जो क्रिकेट को चाहिए, अगर आप वो उसको दोगे नहीं तो आपको कैसे मिलेगी। सो अगर आपको लक अपनी साइड में चाहिए तो हमेशा हर दिन बेहतर बनने पे फोकस करो, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। और एक ऐसी चीज़ जो सभी फास्ट बॉलर्स को आगे बढ़ने से रोकेगी ही रोकेगी, और इस चीज़ को आप सभी बहुत सीरियस लीजिएगा, वो है मैच। जहाँ भी फास्ट बॉलर्स को प्रॉपर मैच नहीं मिलेंगे या फास्ट बॉलर्स मैच नहीं खेलेंगे तो तुम्हारा ये तगड़ा होने का, 140-135 होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मैच खेलोगे तो आपको अपनी औकात पता चलेगी, और अगर आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं चलेगा तो आप कैसे ग्रो करोगे, कैसे आप प्लान्स बनाओगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स कम्प्लीटली। आप उन चुनिंदा कुछ लोगों में से हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। लिटरली काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को खरीदा, लेकिन 70-80% आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे क्योंकि वो मछली वाला दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं रख पा रहे हैं। आप कुछ उन लोगों में से हैं जिनको आगे बढ़ना है। अगर आपको मेरी किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, या
आपको हाइब्रिड ट्रेनिंग चाहिए, इन सभी चीज़ों की डिटेल अब आप स्क्रीन पे देखेंगे। इनके क्या चार्जेस हैं, ट्रायल के क्या चार्जेस हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग के क्या चार्जेस हैं, या फिर हाइब्रिड ट्रेनिंग के क्या चार्जेस हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं आपको ज़रूर हेल्प करना चाहूँगा। इन सभी ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है ऑनलाइन ट्रेनिंग के बेनिफिट्स और कैसे हम लोग काम करेंगे। 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो ना। हाइब्रिड ट्रेनिंग क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सभी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और दी बेस्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। सबसे पहले आपको हमारे ट्रायल्स पे आना होगा और ट्रायल्स पे आने के लिए आपको ट्रायल बुक करना होगा फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज़ www.pathak100mph.com। सो जैसे ही आप ट्रायल पे आएंगे, मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूंगा और आपकी बॉलिंग में क्या क्या कमियां हैं और उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हो और मैं आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये मैं पर्सनली मिलकर आपसे बताऊंगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया हो, आप ज़रूर मुझ तक फीडबैक पहुँचाइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है, वो भी शेयर करिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट कोर्स लाएंगे उन पे इन सभी फीडबैक्स पे भी काम किया जाएगा। थैंक यू सो मच बॉयज़, मिलता हूँ नेक्स्ट कोर्स में।